शुरुआत एक जलते हुए महल से होती है जहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा धमाके हो रहे थे और बहुत बुरी तरीके से आग लगी हुई थी। आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी मर रहे थे और वहाँ का सीन सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस महल के अंदर रहने वाले जितने भी सर्वेंट्स थे उन सभी को वहाँ पर आए हुए असैसिन्स मार रहे थे, बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। वहाँ पर जितने भी लेडीज थी और जितने भी बटलर्स थे उन सभी को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से जान से मार डाला था और किसी के हाथ काट दिए थे और किसी का गला। पूरे में लाशें हो रही थी, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो लोगों की लड़ाई चल रही है और हमें दिखाते हैं कि एक इसमें हमारा एमसी है और दूसरा उसे मारने के लिए आया हुआ असैसिन। उसको मारता हुआ असैसिन उसके ऊपर फिर से हमला करता है, पर जो हमारा एमसी होता है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर उसे इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, पर फिर भी वो उसे रोक रहा था। जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये रंगनार क्लैन है, एक ग्रेट ड्यूकल क्लैन जो कि नॉर्थ वेस्ट के एंड से एम्पायर की काफी ज्यादा रक्षा करता है। और एक वजह जिसकी वजह से रंगनार क्लैन अभी तक अकेला टिका हुआ है उसके द ग्रेट नॉर्थन वॉल जो कि हजारों सालों से यहाँ पर है, और काफी ज्यादा स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से कहा जाता है कि रंगनार क्लैन के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके पास ड्रैगन ब्लड इनहेरिट होता है, और इसकी वजह से जन्म से ही उनके पास काफी ज्यादा मैजिक पावर्स और स्टेमिना होता है, और साथ ही काफी ज्यादा कमाल का स्पोर्ट्समैन टैलेंट भी। और एमसी कहता है कि मुझे छोड़कर ये सबके पास है, और हमें दिखता है कि छाती से लेकर पेट तक एक काफी ज्यादा गहरा कट लग चुका था जिसमें से बहुत ज्यादा खून आ रहा था, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल होकर जमीन पर गिर गया था जिसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। और उसके सामने खड़ा हुआ असैसिन उससे कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया पर तुम कभी भी नहीं सीख पाए। यहाँ ऐसी कई सारी चीजें जो चाहकर भी तुम नहीं कर सकते, चाहे तुम इसमें कितना ही एफर्ट क्यों न डाल दो, और ऐसे लोगों को लोग नो टैलेंट कहा करते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि क्या, तो जो असैसिन था वो अपने चेहरे से अपने मास्क को हटाते हुए उससे कहता है कि तुम रंगनार क्लैन की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हो, पर जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है उसके बाद भी तुमसे तो अच्छा ये सब मैं कर सकता हूँ, यंग मास्टर थियो। और हम इसके बारे में बताया जाता है कि जो हमारा एमसी है उसका नाम थियो है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये रैंक डाउन था, और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि हर दिन सुबह उठकर तुम्हारी बेकार सी कोशिशों को देखना जब तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है। सच में ये काफी ज्यादा पिटीफुल साइड था, और वैसे भी हार्ड वर्क करना वैसे भी तुम्हें कहीं पर लेकर नहीं जाने वाला था। और ये कहकर वो और ज्यादा जोर से हंसना चालू कर देता है और कहता है द इनविजिबल ऑफ रंगनाक, ये सच में तुम्हारे लिए पूरे परफेक्ट है। तुम्हें तो जाकर अपने बेकार से टैलेंट को लेकर कहीं पर छुप जाना चाहिए था, क्योंकि ये देखना सच में काफी ज्यादा लाफेबल था कि किस तरीके से तुम स्ट्रगल कर रहे थे कुछ ऐसा करने की जिससे तुम कुछ कर सको। पर ये सुनने के बाद थियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो दांत भींचते हुए उससे कहता है क्या इसका मतलब तुम जानबूझकर मेरे सोर्ट में इंस्ट्रक्टर बने थे जिससे तुम मुझे वो बेकार सी सोर्ट में टेक्निक सिखा सको, जिससे तुम रोज पैलेस को बेच सको। और अब ये जानने के बाद थियो को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे काफी ज्यादा गालियां देता है, और ऐसे करके वो चिल्ला रहा था। पर तभी रैंडॉन अपनी तलवार को घुमाता है और उसके कंधे से उसके एक हाथ को अलग कर देता है। ये देखकर थियो जोर से चिल्लाना चालू कर देता है कि उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से कट गया था और पूरे तक खून ही खून आ रहा था। पर रैंकडॉग एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि यंग मास्टर आखिर ये गलती मेरी कैसे हो सकती है। और फिर वो उसके सिर को पकड़ और फिर वो उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही हैं ये सब तुम्हारी वजह से हो रही हैं, क्या तुम ये सब नहीं देख सकते। और वो उसे इशारा करते हुए कहता है कि देखो। वो सामने की तरफ दिखाते हुए कहता है कि आखिर जो रोज पैलेस है वो यहाँ पर जल रहा है किसकी वजह से, आखिर यहाँ पर रहने वाले जितने भी हाउस होल्ड मेंबर्स थे आखिर वो क्यों मर रहे हैं, और आखिर जो तुम्हारी माँ थी। और हमें साइड में दिखाते हैं कि एक आदमी उसकी माँ को उसके बालों से घसीटते हुए उसकी तरफ ही लेकर आ रहा था, और वो उसके सामने लाकर उसे पटक देता है। और रैंडॉन आगे कहता है कि जिसकी वजह से तुम्हारी माँ एक कोड लाइफलेस क्रॉप यानी लाश के अंदर बदल चुकी है, ये सब तुम्हारी वजह से ही है। और ये देख रहा थियो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसके चेहरे पे किसी तरीके का एक्सप्रेशन चाहकर भी नहीं आ रहा था। और रैंडॉन उससे आगे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इनविजिबल ऑफ रंगनार, किसी भी क्लैन को रूल करने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और तुम तो सबसे ज्यादा कमजोर थे। और उसको इस तरीके से अपनी बेबसी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो रैंकडॉन का नाम लेता है और जल्दी से उसकी तलवार को निकालते हुए गुस्से में उसकी तरफ हमला करने के लिए आने लग जाता है। ये देखकर कि वो अचानक से उसके ऊपर हमला कर रहा है, रैंकडॉन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। पर अचानक एक तलवार आती है जो कि थियो की छाती को चीरते हुए आर पार निकल गई थी। इसकी वजह से जो उसका अटैक था वो यहाँ पर फेल हो गया था। और अचानक ही वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि रैंकडॉन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, जल्दी से इसे खत्म करो। वो सब माफी मांगता है और जमीन पर पड़ा हुआ थियो जिसकी कंडीशन बहुत बुरी तरीके से खराब थी और अब वो धीरे धीरे कर यहाँ पर मर रहा था। वो अपने आप से कहता है कि मैं अब धीरे धीरे कर अपने मेमोरीज के अंदर खोता जा रहा हूँ, ये सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं किसी की रक्षा नहीं कर पाया और ना ही मैं कुछ कर दिखा पाया, सारी चीजें मेरी आंखों के सामने जल गई, और क्या सच में यही अंत है। इसलिए वो मर रहा था और वो कहता है कि टैलेंट, अगर मेरे पास थोड़ा सा टैलेंट होता तो शायद मैं ये सब बचा पाता, चीजें पहले से अलग हो सकती थी। पर अचानक ही उसकी आंखें जैसी बंद होती हैं तो उसके सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम मर चुके हो, और अब थियो का जो ट्रायल है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। इसी वजह से वो रिग्रेशन पॉइंट पर वापस रिटर्न हो रहा है, जिसके बाद स्क्रीन पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है। और अचानक ही हमें थियो को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा छोटा था, और अचानक ही उसके सामने एक तलवार आती है। वो अपने सामने रैंडॉन को देखता है जो कि उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा थके थके से लग रहे हो, चलो हम लोग
आज हमारे लेसन को यहीं पर खत्म करते हैं। थियो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। वो कहता है लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। थियो कहता है कि रुको अभी क्या हुआ, कि मैं अभी मर नहीं गया था। और फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी जिंदगी के जो फ्लैशबैक्स थे उनको देख रहा है। रैंगडॉन उसे कहता है कि यंग मास्टर, और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो मेरा फ्लैशबैक है उसमें मुझे फिर से उस कमीने रैंगडॉन के चेहरे को ही देखना पड़ रहा है। सच में मौत अपने आखिरी मूवमेंट में भी सच में काफी ज्यादा क्रूल है। और अचानक उसके सामने एक सिस्टम पॉपअप होता है। ये देख वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो रैंगडॉन के सामने एक सिस्टम को देखता है जब ट्यूटोरियल क्वेस्ट बताया जाता है कि उसे रैंगडॉन के चेहरे पर एक मुक्का मारना है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था और वो कहता है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट पंच आखिर ये सब किस तरीके की बकवास है, क्या फ्लैशबैक सच में इस तरीके से काम करते हैं। पर देखकर लगता नहीं है कि जैसे कि ये इसे देख सकता है। रैंगडॉन उससे पूछता है कि क्या हुआ। थियो अपनी तलवार को जमीन पर छोड़ देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर असल में यहाँ क्या हो रहा है, पर शायद ये भगवान का दिया हुआ कोई गिफ्ट हो सकता है जिससे मैं मरने से पहले अपनी थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकूं। और ये बोलकर जैसे वो एक मुक्का बनाता है और वो उसके चेहरे पर पंच को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था और कहता है कि भले ही एक सपना ही क्यों ना हो, मैं फिर भी तुम्हें कागजात जोर का पंच जरूर मारूंगा। रैंगडॉन ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर सभी लोगों के सामने जैसे ही वो उसे पंच मारता है इसकी वजह से रैंगडॉन को कोई भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, पर जो थियो था वो काफी ज्यादा खुश था। और वो कहता है कि पर आखिर जो मेरा सपना है इतना ज्यादा रियलिस्टिक सा क्यों लग रहा है, और आखिर मेरा पंच इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों है। पर तभी रैंगडॉन काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर अपनी तलवार से स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से वो सरकते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है और बहुत बुरी तरीके से उसको लग जाती है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने कहा है कि आज के जो लेसन है वो खत्म हो चुके हैं। थियो काफी कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या मुझे सपने में भी इस तरीके से पेन को एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये देखकर रैंगडॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहे होगे क्योंकि जो अवेकिंग सेरेमनी है वो काफी ज्यादा तेजी से आ रही है और अभी तक तुम्हारे प्रोग्रेस के अंदर किसी भी तरीके के एफर्ट का कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी है। थियो अवेकिंग सेरेमनी के बारे में सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो आगे उससे कहता है पर मैं कभी भी ऐसे स्टूडेंट को माफ नहीं करूंगा जो कि अपने मास्टर के ऊपर ही हमला करता है, और फिर भी तुम एक रंगनार हो, तुम्हें तलवार को इस्तेमाल करना चाहिए ना कि अपने फिस्ट को, और अब मैं तुमसे अगले लेसन में मिलूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो ये सब देख रहा थियो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और वहाँ पर खड़े हुए बाकी सभी बच्चे जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे वो थियो के ऊपर हंसना चालू कर देते हैं और कहते हैं क्या कि बेवकूफ अपने मास्टर को फॉल्टी क्यों बता रहा है जब ये खुद ही एक टैलेंटलेस इंसान है। क्या सच में ये एक रंगनार है भी, ये तो एक नाजायज औलाद होने के लिए भी काफी ज्यादा बेकार है। और क्या ये मेहनत करने के बाद केवल इतना सा कुछ कर सकता है। पर जो थियो था वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो जमीन से जैसे रेत उठाता है तो वो उसे महसूस करते हुए कहता है कि मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, जो दर्द मुझे महसूस हो रहा है वो काफी ज्यादा क्लियर है और ये रियलिस्टिक सा सेंसेशन। और अब उसे इस चीज का एहसास हो जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि ये कोई भी किसी तरीके का फ्लैशबैक नहीं है, इसका मतलब ये पूरी तरह सच्चाई है। और जो अवेकन सेरेमनी थी वो 10 साल पहले हुई थी, इसका मतलब मैं फिर से तब आ चुका हूँ जब मैं 17 साल का था। पर वो इस सब की वजह से काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है पर आखिर ऐसी चीज मुमकिन कैसे हो सकती है। और वो सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखकर कंफ्यूज था और उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि उसने अपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया है और एज अ रिवॉर्ड उसे रंगनाक का टैलेंट दिया जाता है। क्या वो इसे एक्टिवेट करना चाहता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था और कहता है कि क्या। फिर उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है, वो यहाँ पर रिवॉर्ड को लेना चाहता है या फिर नहीं, यस और नो। और जैसे ही वो थोड़ा सा हिचकिचाते हो यस के ऊपर क्लिक करता है, अचानक एक काफी ज्यादा एनर्जी निकलना चालू होती है जो कि उसकी छाती के अंदर एंटर करने लगती है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा था और तब सिस्टम उससे कहता है कि जो रिवॉर्ड है वो उसको रिसीव कर चुका है। वो अभी भी काफी ज्यादा हैरान था पर जो उसके स्टेट्स थे और वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे और उस तेज लाइट को देखते हुए वो कहता है कि आखिर असल में यहाँ पे ये हो क्या रहा है। अब उसे अपने नेक्स्ट क्वेस्ट की तैयारी करनी थी, जिसके बाद रोज पैलेस का सीन दिखाया जाता है जिसको हमें कुछ समय पहले जलता हुआ दिखाया था। ये वही पैलेस है। उसके अंदर हमें चाय पीते हुए दो लोगों को दिखाते हैं जहाँ पे एक लेडी होती है, वो कहती है कि अच्छा। उसके सामने बैठा हुआ रैंगडॉन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो सच में इतना टैलेंटलेस हो। पर फिर वो हंसते हुए कहता है कि इसी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ, एक ट्रू टीचर रैंडॉन। मैं उसे सबको सिखाऊंगा जो कि मैं उसे सिखा सकता हूँ। मैं उसे इतना स्ट्रॉन्ग तो बना ही दूंगा कि वो 5 महीने बाद होने वाली अवेकनिंग सेरेमनी को कंप्लीट कर सके। तो उसके सामने बैठी हुई एक खूबसूरत सी लेडी जो कि असल में थियो की माँ है, उसका नाम सिसिलिया है। वो कहती है कि इसी वजह से तो मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती हूँ। और वो पैसे का एक काफी ज्यादा बड़ा पाउच रखे हुए थी वो उसे दे देती है और कहती है कि प्लीज उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देना। उसे लेते हुए रैंगडॉन उससे कहता है कि बिल्कुल, अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं दिन और रात उसको काफी ज्यादा टीच करूँ, इसलिए तो उसकी चिंता मत करो। सिसिलिया उससे कहती है कि मुझे इस चीज की चिंता नहीं है, मुझे थियो के ऊपर भरोसा है। फिर वहाँ से बाहर आ जाने के बाद रैंगडॉन उस पैसे को देखते हुए कहता है कि तुम उसकी चिंता करनी चाहिए और इसके अलावा मैं उसको सही तरीके से टीच नहीं कर रहा हूँ। तो ये पूरे सच है कि उसके अंदर टैलेंट की काफी ज्यादा कमी है और बिल्कुल जैसी माँ वैसा ही बेटा, इन दोनों का खून बिल्कुल भी अलग नहीं है। सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है। चलो पैसे देखते हैं। और उसके अंदर काफी ज्यादा सोने के सिक्के थे। ये देखकर वो कहता है कि जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए था, और साथ ही टाइटल वो भी रंगनाक के डायरेक्ट लाइन के ट्यूटर का, और एक रिवॉर्ड जो कि मुझे थियो और उसकी बढ़ती हुई इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का मिलता है। सच में वो इंसान मेरे फ्यूचर की गारंटी है। लगता है कि वो बेवकूफ रंगनार सच में
मेरे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वो देखता है कि सामने से कोई इंसान भागता हुआ आ रहा है और वो देखता है कि ये तो वही बेवकूफ है। वो थियो को देखता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से भागता हुआ आ रहा था, पर वो वहाँ पर उसके सामने नहीं रुकता बल्कि वहाँ से भागता हुआ आगे निकल जाता है। ये देखकर रैंगडोंग थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि सच में, और हमें थियो को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर बिना किसी से कुछ भी कहे केवल भागता जा रहा था। और जिसके बाद हम उसकी माँ को दिखाते हैं जो कि अपने बटलर से कोई बात कर रही थी। अचानक थियो वहाँ पर भागते हुए अपनी माँ को आवाज देता है, तो जैसे वो पलट कर देखती है तो वो अपने बच्चे को देख कर कहती है कि थियो, तुम जरूर आज की ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा थक गए होगे। और थियो आकर अपनी माँ के गले लग जाता है और वहाँ पर आकर बिल्कुल चिपक जाता है। ये देखकर उसकी माँ हैरान थी और वो कहती है कि लड़के आखिर तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पर थियो आते ही उसके गले लग जाता है और बहुत बुरी तरीके से रोना चालू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने कुछ समय पहले क्या देखा था। इसी वजह से वो कहता है कि वो सच में वापस आ चुका है। 10 साल पहले वो अपने पास्ट में वापस आ चुका है और उसके लिए अपने माँ से इस तरीके से गला लगना काफी ज्यादा इमोशनल था। और वो उस समय को भी याद करता है जहाँ पर उसकी हालत बहुत बुरी तरीके से खराब थी। रैंडॉन ने उसको सिर से पकड़ा हुआ था और उसके सामने उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी जो कि पूरी तरह खून खुआन हो रही थी और थियो चाहकर भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। पर अब वो अपने समय में वापस आ चुका है और वो फिर से अपनी माँ को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश था। पर जो सिलिसिया थी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर अचानक ही उसकी आंखों में आंसू कैसे आ गए। और वो कहता है कि इस बार मुझे अपने फ्यूचर को बदलना ही होगा। साथ ही वो सोचता है कि मेरे नाम के लिए अभी ऐसी सारी चीजें हैं जो कि पूरी तरह से कमजोर है, पर अगर वो मिस्टीरियस मैसेज विंडो जो कि मेरे सामने आ रहा था वो अगर रियल है तो मैं सच में ताकतवर बन सकता हूँ। इतना ज्यादा ताकतवर कि मैं जमीन पर अपने पैरों को टिका सकूं उस समय पर जब थ्रोन के लिए लड़ाई चल रही होगी। और साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था क्योंकि उसे रैंडॉन के बारे में याद आ रहा था और वो कहता है इतना ज्यादा ताकतवर कि मैं रैंडॉन से अपना बदला ले सकूं। और अब उसके पास अपना नेक्स्ट क्वेस्ट था कि उसे अपनी बॉडी को अपनी लिमिट को ओवरकम करना है। जिसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थियो एक्सरसाइज कर रहा था और वो कहता है मैं सच में बहुत ही बुरी तरीके से रैंडॉन से अपना बदला लेना चाहता हूँ, पर मैं अभी अपनी कमजोर बॉडी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अभी पूरा फोकस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर रखना होगा। और वो आगे कहता है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि मेरे पैरों के नीचे रहा करती थी मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर, ब्लैक बर्ड, पर मैं सही तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे लैक ऑफ स्किल्स की वजह से। पर आखिर ऐसा किसने सोचा था कि मैं सभी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। एक पोशन जो की बॉडी को काफी ज्यादा कमाल की तरीके से इफेक्ट करता है, ब्लडी सोड एम्प्रेस एलेक्सर, और सच में ये काफी ज्यादा वर्थ करता है उन सभी चीजों को रिवील करने के लिए जो कि फ्यूचर्स में आने वाली है, जैसे कि सीक्रेट मेन्यूज और सबसे ज्यादा जरूरी मेरी एक्सट्रीम ट्रेनिंग जो कि मुझे अपने टैलेंट के लैक करने की वजह से करनी पड़ती थी। और ऐसे ही उसे ट्रेनिंग करते हुए सुबह हो चुकी थी और वो भी भागे जा रहा था। और वो कहता है कि अब ये सारी चीजें पूरी तरह से मुमकिन है क्योंकि अब मेरे पास रंगनार का टैलेंट है। और वो इस तरीके से भागते हुए इस चीज को एंजॉय कर रहा था और वो सच में काफी सरप्राइज था। और वो कहता है कि ये मैसेज विंडो सच में पूरी तरह से रियल है। और वहाँ पर दूसरे लोग भी थे जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे। ये देखकर वो कहते हैं कि आखिर इसने कितने सारे लैब्स लगाए हैं वो भी बिना आराम किए, और कि ये सच में हमेशा इतना ज्यादा फिट रहता था। और थियो कहता है कि इसकी वजह से मैं जितना चाहूँ उतना भाग सकता हूँ बिना आराम किए, और मैं उतनी तलवार भी घुमा सकता हूँ जितनी की मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं घुमाई थी। और इसका तो यही मतलब है कि मैं सच में इस बार इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ जितना कि मैं कभी भी नहीं हो पाया था। और ये सोचकर वो सच में काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहा था और एक लेडी थी जो कि अपने सिगरेट को पीते हुए उसे देख रही थी। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि 4th ट्रेनिंग ग्राउंड की मैनेजर है एवेलिन। वो थियो के बारे में कहती है कि यहाँ पर बिना सोए हुए काफी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा है, पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और वो उसे लंबे समय तक देखने के बाद कहती है कि ये सच में हमेशा से इतना ज्यादा टैलेंटलेस था। पर जो थियो था वो अपने आप से कह रहा था कि मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। और हम इसकी परसेंटेज दिखाते हैं जो कि अभी 97 पर थी। और वो ट्रेन करते हुए कहता है कि मुझे अपनी बॉडी को अपनी लिमिट तक पहुंचाना होगा। और हमें पिछली रात का सीन दिखाते हैं जो कि वो काफी ज्यादा थक कर लेट गया था और जो उसकी परसेंटेज थी वो अचानक ही नीचे गिरना चालू हो जाती है। ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पास थोड़ा सा आराम करने की वजह से जो परसेंटेज है वो नीचे गिरना चालू हो जाएगी। इसलिए वो लगातार ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था। और वो कहता है यार तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मुझे तब तक नहीं रुकना है जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता। और अब जो उसकी परसेंटेज थी वो 98 पर आ चुकी थी और वो लगातार बहुत बुरी तरीके से ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था। वो अपनी तलवारों को स्विंग करता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर निकल रहा था। वो कहता है कि मैं उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका हूँ, बस थोड़ा सा और वो काफी ज्यादा तेजी से भागना चालू कर देता है। अब उसकी जो परसेंटेज थी वो 99 पर आ गई थी और वो लगातार भागे जा रहा था। वो कहता है कि बस थोड़ा सा और अब इस सब की वजह से वो सही तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा था। एवेलिन भी ये देखने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि वो देखती है कि जो थियो है वो काफी ज्यादा तेजी से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चक्कर लगा रहा है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंसेन है। पर अभी भी जो उसकी परसेंटेज थी वो 99 पर ही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और अपनी स्पीड को बढ़ाता जाता है और अचानक ही जो उसकी परसेंटेज होती है वो 100% पर पहुंच जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था और तब इसे कॉन्ग्रेचुलेट करके बताया जाता है कि उसने अपने सेकंड क्वेस्ट को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसकी वजह से उसके अंदर से एनर्जी निकलना चालू होती है और उसने यहाँ पर ड्रैगन हार्ट को ऑब्टेन कर लिया था। और उसके इसे जल्दी से खत्म करने की वजह से उसे अपने पास लाइफ की जो 10 साल की मैजिक पावर थी वो अभी मिल जाती है। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती
बताती है कि वो उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। थियो काफी ज्यादा थका हुआ था पर उसे अपनी उंगली भी नहीं हिलाई जा रही थी, पर फिर भी वो जैसे तैसे कर यस के ऊपर क्लिक कर देता है। इसकी वजह से उसे रिवॉर्ड रिसीव होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा तेज लाइट निकलना चालू हो जाती है जो कि उसे पूरी तरह से कवर कर रही थी। और उस तरीके से उसके अंदर से निकलने वाले प्रेशर को देखने के बाद एवलिन काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है कि जो थियो था वो एक जगह पर उठता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो अपने आप को देखकर कहता है कि आखिर असल में मैं कहाँ पर हूँ। एवलिन गेट खोलकर अंदर आ जाती है और उससे कहती है चिंता मत करो, तुम ट्रेनिंग ग्राउंड के 4th ब्रेकिंग रूम के अंदर हो। यहाँ तक रगनार भी कोलैप्स हो सकता है अगर वो अपने आप को इस तरीके से पुश करे तो। ये देखने के बाद थियो एवलिन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और एवलिन उससे कहती है यानी तुम्हें मैं याद हूँ, मैं 4th ट्रेनिंग ग्राउंड की मैनेजर हूँ एवलिन। और वो उसे बताते है कि तुम सुबह सुबह अकेले ट्रेनिंग करते करते सुबह सुबह बेहोश हो गए थे, इसी वजह से मैं कुछ समय के लिए तुम्हें यहाँ पर उठाकर लेकर आ गई। ये सुनकर थियो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, इसलिए वो एवलिन का शुक्रिया करता है। पर एवलिन उसे पानी देते हुए उससे कहती है कि यंग मास्टर, क्या तुम्हें पता है कि रंगनार क्लैन के अंदर अपने मानव वॉल को अवेकनिंग सेरेमनी से पहले ओपन करना पूरी तरह फॉरबिडन है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और कहता है कि बिल्कुल। तो वो आगे कहती है इसका मतलब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है। थियो कहता है कि बिल्कुल, पर आखिर तुम इसके बारे में अचानक से क्यों बात कर रही हो। तो वो कहती है क्योंकि तुम्हारे बाबा बेहोश होने से पहले अचानक तुम्हारे अंदर से एक माना की वेव निकली थी, इसका तो यही मतलब है कि जो तुम्हारा माना वॉल है वो ओपन हो चुका है। ये सुनने के बाद थियो काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और अब एवलिन काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी और वो काफी ज्यादा भारी आवाज में उससे कहती है क्या तुमने कहीं अपने माना वॉल को ओपन कर लिया है। और उसकी बातें सुनने के बाद थियो काफी ज्यादा हैरान था और वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर इसका माना वॉल से क्या मतलब है। अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो शायद मैं अभी तक जिंदा ही नहीं होता। और उसे एहसास होता है कि उसके अंदर एक अजीब तरीके की पावर मैजिकल एनर्जी है और उसे याद आता है कि एज ए रिवॉर्ड उसने ड्रैगन हार्ट को ऑब्टेन किया था और साथ ही उसे 10 साल का मैजिक पावर मिल गया था। और जैसे उसे ये याद आता है वो कहता है कि सच में ये काफी हैरानी की बात है। और अचानक ही जो उसका चेहरा था वो इसकी वजह से खिल जाता है। वो कहता है कि सच में ड्रैगन हार्ट। जिसके बाद हमें ड्रैगन हार्ट के बारे में बताया जाता है कि जो माना वॉल होती है उसे ड्रैगन हार्ट के अंदर रखा जा सकता है और माना वॉल को हार्ट के अंदर रखना ये काफी ज्यादा एफिशिएंट और ऑपरेटिंग होता है। पर किसी भी इंसान के पास जिसके पास ड्रैगन हार्ट नहीं है वो इस तरीके का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी इंसान का दिल माना वॉल को हैंडल कर ही नहीं सकता। इसी वजह से हर एक इंसान जहाँ तक रंगनार भी ड्रैगन हार्ट के पीछे पड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है जिससे काफी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो कि इंसानों की लिमिटेशंस को ओवरकम कर सके। पर अब वही ड्रैगन हार्ट मुझे मिल चुका है, वो भी मेरे क्वेस्ट के रिवॉर्ड की वजह से। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है और अब इसकी वजह से मुझे सिचुएशन के बारे में अब काफी अच्छी तरीके से पता चल चुका है। जिसके बाद हमें एवलिन के बारे में बताया जाता है कि वो एक हाई रैंकिंग सोर्समैन है और उसके लेफ्ट हाथ के खोने की वजह से वो पहले रिटायर हो चुकी थी और उसके बाद वो 4th ट्रेनिंग ग्राउंड के मैनेजर बन गई। पर इससे पहले वो व्हाइट आर्मर ड्रैगन के एवलिन की कमांडिंग ऑफिसर हुआ करती थी और वो इतनी ज्यादा स्किल्ड थी कि डीमन ड्रैगन जो कि व्हाइट आर्मर ड्रैगन के क्लैमिटी है वो भी उसको काफी ज्यादा प्रेज किया करते थे। और इसके अलावा उसे इस तरीके से भी जाना जाता था कि वो केवल अपने उसूलों पर ही चलती है। वो लोगों में से नहीं है जो कि स्टेटस और स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हो और वो किसी भी तरीके के झूठ या फिर किसी भी तरीके के धोखे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और एक समय पर मैं जब काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल था उसने रिक्वेस्ट करी थी जिससे वो मेरी डायरेक्ट लाइन मास्टर बन सके। और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि इसे अगर पता चल गया कि मेरे पास ड्रैगन हार्ट है जिसके अंदर माना वॉल है तो मैं तुरंत ही एग्जीक्यूटेड यानी खत्म हो जाऊंगा, मेरे गले को काट दिया जाएगा। पर फिर वो अपने आप से ही कहता है कि इसके अलावा तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ना पकड़ा जाऊँ और मैं इन सारी चीजों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूँ। इसलिए थियो मुस्कुराते हुए और बिल्कुल भी न हिचकिचाते हुए उसे कहता है क्या तुम इस चीज को हैंडल कर सकती हो। तुम मेरे तुरंत ही एग्जीक्यूशन की बात कर रही हो, वो भी केवल तुम्हारे कुछ महसूस करने की वजह से। क्या तुम सच में इसके कंसिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार हो। ये सुनने के बाद एवलिन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और थियो उससे आगे कहता है कि मैं रंगनार का हायर हूँ। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया कि जो तुम्हारे मेरे ऊपर शक है वो पूरी तरह से बेकार और गलत है तो तुम्हें इस तरीके से लिया जाएगा कि तुम रंगनार के नाम को यहाँ पर गिराने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर वो कहती कि हाँ यही रूल्स है। तो थियो अपनी बड़ी सी आंखें दिखाते हुए जिसकी वजह से वो काफी डरावना सा लग रहा था वो उससे आगे कहता है तो तुम्हें तो इसके बारे में अच्छे तरीके से पता ही होगा कि हायर को बेइज्जत करने की जो पनिशमेंट है वो क्या है। ये सुनने के बाद वो कहती है कि एग्जीक्यूशन। थियो कहता है तो तुम्हें काफी अच्छी तरीके से पता है तो क्यों ना तुम आगे बढ़ो और इस चीज को चेक करो। एवलिन काफी हैरान थी और वो कहती है कि रुको आगे किस तरीके की फीलिंग है, कि ये सच में हमेशा से इस तरीके का इंसान था और उसमें वो डेफिनेटली एक माना वेब थी। इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहती है कि ठीक है मैं चेक करती हूँ। साथ ही वो सोचती है कि भले ही रंगनार की ब्लड लाइन ही क्यों ना हो पर जो नियम है वो नियम है, उनके लिए किसी भी तरीके की एक्सेप्शन नहीं होगी। और जैसे वो उसे चेक करती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ समय तक चेक करने के बाद भी उसे थियो के अंदर से किसी भी तरीके की माना वॉल महसूस नहीं हो रही थी। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और लगातार काफी देर तक चेक करती रहती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके की माना वॉल डिटेक्ट नहीं हो रहा है और वो कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके की माना वॉल डिटेक्ट नहीं हो रहा है। क्या मैं सच में इतनी ज्यादा गलत थी? आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? इसलिए थियो और ज्यादा डराते हुए अपनी बड़ी सी लाल आंखें दिखाते हुए उससे कहता है तो इसका
जिसका मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके की मानव बल नहीं है। एवलिन बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने घुटनों के बल आ जाती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर खत्म कर दीजिए। ये पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर गलत थी, इसलिए मैं अपनी सजा के लिए अपनी बेकार से जिंदगी को एज अ पेमेंट देना चाहती हूँ। और थियो ये देखकर मुस्कुराते हुए सोचता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो ड्रैगन हार्ट होता है वो किसी भी ऑर्डिनरी मैजिक वॉल से काफी ज्यादा अलग होता है। क्योंकि जो माना वॉल ड्रैगन हार्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है वो यूजर के द्वारा काफी ज्यादा आसानी से और फ्रीली इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं काफी ज्यादा आसानी से जो माना वॉल है उसे छुपा सकता हूँ। और इसके अलावा ये एक फैक्ट है कि एक इंसान ड्रैगन के हार्ट को ऑब्टेन कर सकता है, जो कि आज से कुछ सालों के बाद रिवील हो जाता। और ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि मेरे पास ड्रैगन हार्ट हो सकता है। पर थियो यहाँ पर उसके ऊपर किसी तरीके के एलिगेशन लगाने के बजाय उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि सबकी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद एवलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थियो वहाँ से जाते हुए कहता है तुमने बस यहाँ पर वही किया जो कि तुम्हें करना चाहिए था। क्या मैं यहाँ पर गलत हूँ? यह ऐसे ज्यादा लोग नहीं है जो कि अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल सके हाय से सच्चाई को जानने के लिए। साथ ही वो सोचता है कि जो एवलिन है वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसानों में से एक है, इसलिए अगर उसके ऊपर मेरा किसी तरीके का कर्ज होता है तो मैं बाद में उसका फायदा उठा सकता हूँ। और साथ ही वो आगे कहता है कि इसके अलावा एक रीजन जिसकी वजह से माना वॉल को ओपनिंग सेरेमनी से पहले ओपन करना पूरी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसकी चिंता होती है कि जो माना वॉल है वो यहाँ पर ओवरवेलमिंग ना हो जाए। और तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता हो रही है जो कि रंगनार का कमीना है कि वो मैजिक वॉल को ओपन कर यहाँ पर ओवरफ्लो कर सकता है। ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारी मेरी चिंता करने के लिए बहुत शुक्रिया। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एवलिन काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और वो उसे बस देखती रह जाती है। और थियो वहाँ से आता हुआ इस सब के बारे में सोच रहा था कि अब मेरे पास एक ड्रैगन हार्ट है और मेरे पास लाइफ का 10 साल का मैजिक पावर है। इसका मतलब तो मैं सच में इस लाइफ में काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। जिसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो रैंगडॉन था उसे ट्रेन कर रहा था और वो कहता है कि नहीं ऐसा करो, तो अपनी तलवार को सही तरीके से घुमाना चाहिए। और वो बस उसके ऊपर लगातार चिल्लाता रहता है और उसे अजीब तरीके की ट्रेनिंग करवाता रहता है। तो थियो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा हूँ, पर फिर भी रैंडोंग के सामने इस तरीके से नाटक करना कि मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, ये सच में काफी ज्यादा टफ है। इसलिए वो मन ही मन में रैंगडॉन को गाली देते हुए कहता है कि यहाँ पर जानबूझ के मुझे इस तरीके की चीजें सिखा रहा है जो कि एक तरीके की वियर्ड सो टेक्निक है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। और वो थियो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें सही एंगल लेने की जरूरत है और वो उसे पीटता है। और थियो सोचता है कि मुझे कैसे भी कर जो रैंडॉन के पीछे के जो मास्टर माइंड है जो कि उसे ये सब करवा रहा है, मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। वो इंसान जिसने मुझे अपनी पास्ट लाइफ के अंदर मार दिया था, मुझे जानना होगा कि आखिर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। और अचानक ही थियो के दिमाग में एक चीज ट्रिगर होती है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है कि बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसलिए वो रैंडॉन से कहता है कि रैंडॉन, ये सुनकर वो कहता है कि हम लोग इस लेसन के बाद हम लोगों की जो बातें हैं उनको पूरा करेंगे। पर तभी वो काफी गुस्से में रैंडॉन से कहता है अब मैं तुम्हारे लेसन को बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, क्योंकि वो पूरी तरह से खचरा है। और ये कहकर जो उसकी तलवार होती है वो यहाँ पर तोड़ देता है। रैंडॉन ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और थियो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम अपने इतने बेकार से स्किल्स के साथ एक मिड रैंक के सोर्समैन कैसे बन गए? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम एक लो लेवल की डिमोनिक बीस्ट के सामने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करोगे। रैंडॉन को ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने ये क्या कहा? और थियो सोचता है कि तुम्हें इस तरीके के इंस्ट्रक्टर करने की एक्ट करनी पड़ रही है कि तुम्हें मेरे ऊपर नजर रखने की जरूरत है, पर सच बात तो ये है कि तुम ऐसा चाहते ही नहीं हो। पर थियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम पूरी तरह से बहरे हो, जो तुम्हारे स्किल्स है वो पूरी तरह से बेकार है। और ये कहकर वो आंख से आंख मिलाकर बात करता है और साथ ही वो सोचता है कि बस मुझे अब तुम्हें अपनी पोजीशन से यहाँ पर रिजाइन करवाना है। ये सुनने के बाद रैंगडॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो थियो के ऊपर चिल्लाना चालू कर देता है। और वो सोचता है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की चीज गलत होती है तो ये जरूर अपने मास्टर माइंड से कॉन्टेक्ट करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कैलेमिया पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी एक्सियन के पास यानी एक लड़के के पास आता है और वो उससे कहता है जो कि उससे कहता है कि शायद तुमने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना होगा, पर वो कमीना रंगनाग अगले हफ्ते अपने मास्टर के साथ डुएल करने वाला है। देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने मास्टर को इस चीज का ब्लेम कर रहा है कि उसके पास टैलेंट की काफी ज्यादा कमी है। देखकर ऐसा लगता है कि इस डुएल के बाद आधा तो उसके हाथ पर टूट ही जाएंगे, पर अचानक ही उसके चेहरे पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले एक ग्लास आकर लगता है जो कि जोर से एक्सियन ने उसके मुंह पर दे मारा था। इसकी वजह से जो उसका चेहरा था वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया था और वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। एक्सियन गुस्से में उससे कहता है अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, और हमें दिखाते हैं कि जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। वो आगे कहता है इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि आगे उसकी जैसे एक कमीना आधा डिसेबल भी हो जाता है। और ये नॉर्थ के 4 हॉर्न्स में थे डार्क टाइगर एक्सियन है और उसके साइड में खड़ा हुआ उसी का एक कलीग सिल्वर लाइन है जिसका नाम रीमिंग टोंग है, पर मैं उसे केवल रीमिंग ही बोलूंगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, है ना। पर वहीं एक आदमी अंदर आते हुए उससे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि चीजें काफी ज्यादा गलत जा सकती हैं अगर हम लोगों ने जरा सा भी यहाँ पर नरमी बरती। और उसके बारे में बताया जाता है कि 9 ड्रैगन में से एक है स्काई ड्रैगन और इसका नाम एड है। एक्सियल कहता है कि ये पूरी तरह सच है, पर ये केवल उन लोगों के लिए जिनके पास टैलेंट होता है। आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं अंकल, पर आखिर आपको उस जैसे कमीने की चिंता करने की जरूरत ही क्या है। एड कहता है कि रंगनार के अंदर ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, भले ही उनकी एक सिंगल पॉसिबिलिटी ही क्यों ना
ना हो। हवा के अंदर एक चिंगारी पूरे के पूरे जंगल को किसी भी समय आग लगा सकती है, पर एक्सियन उससे कहता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि इंस्ट्रक्टर हम लोगों के लिए उसका ख्याल रखेगा, यानी उसको खत्म कर देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी ज्यादा बड़े एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पर सब कुछ देखने के लिए आए हुए थे और कई सारे बड़े बड़े लोग भी थे जो कि दूर से ये सब देख रहे थे। और वहाँ पर खड़ा हुआ थियो अपनी तलवार को रखे हुए काफी ज्यादा परेशान था और वो कहता है कि मैं बस उसे फायर करना चाहता था उसकी बेइज्जती करने के बाद, पर अब लगता है कि चीजें हाथ से काफी ज्यादा बाहर जा चुकी हैं। पर अब पहले से अब ये सब हो चुका है और अब उसके पास अपना थर्ड क्वेस्ट आ चुका था कि उसे रैंकडॉन से लड़ाई करनी है और उसे जीतना है। इसलिए वो अपने गुस्से को रिलीज करते हुए उसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था और कहता है कि अब समय आ चुका है कि मैं रैंकडॉन से अपना बदला लूं। जिसके बाद सीन फिर से वहीं शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर थियो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि जो तुम्हारा स्किल्स है वो पूरी तरह से कचरा है, इसलिए वो रैंकडॉन से कहता है कि तुम्हें फायर किया जाता है, यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान था और वो थियो के ऊपर चिल्लाना चालू कर देता है, पर थियो था कि उसके सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उससे कहता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे टर्म के हिसाब से अभी ऐसी कई सारी चीजें जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से और भी ज्यादा लंबी चलने वाली है। पर थियो कहता है कि तुम्हारे टर्म और कॉन्ट्रैक्ट से क्या फर्क पड़ता है, अगर एम्प्लॉयर ने कह दिया कि तुम फायर हो चुके हो तो सब कुछ खत्म हो गया है। पर साथ ही वो सोचता है कि जैसा मेरा पास्ट था उसके हिसाब से तो मुझे इसे तुरंत ही इतना ज्यादा पीटना चाहिए कि जैसे मैं इसे मार सकूं, पर अभी मैं अपने स्किल्स के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए अभी मुझे इसे अपने आप को सेपरेट करना होगा जिससे मैं इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल सकूं। और रैंडॉन ये सब देखकर सोचता है कि अगर इसने मुझे इस तरीके से फायर कर दिया तो जो मेरा मिशन है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा और फेल हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे किसी तरीके से बात करनी होगी। इसलिए वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर रुक जाओ, ये नियमों के पूरी तरह से खिलाफ है, मैं इसके बारे में जाकर रिपोर्ट करूंगा। पर तभी जो थियो था उसके सामने क्वेस्ट आ जाता है जहाँ पर उसे रैंडॉन से लड़ना था और उसके खिलाफ जीतना था। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि तभी वहाँ पर एवलिन आ जाती है जो कि उससे कहती है अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम ऐसा करो, क्यों ना हम लोग इन चीजों को रंगनाक के तरीकों से रिसॉल्व करें। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और थियो कहता है कि रंगनाक के तरीकों से क्या इसका मतलब ये है, और वो उससे कहता है और वो आगे कहती है द स्ट्रॉन्ग ऑफ द रूल, और वो उन लोगों को बताती है क्यों ना हम लोग इस सूट में से चीज को डिसाइड करें कि आगे यहाँ पर क्या होगा। तो इतने ज्यादा आगे जाकर चीज को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर जीतेगा उसी के यहाँ पर बातों को माना जाएगा। ये सुनकर रैंडॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का आइडिया है, और साथ ही वो सोचता है ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ पे मेरी मदद कर रहे हैं। इसलिए एवलिन आगे कहती है कि आज से एक हफ्ते के बाद ये डुअल होगा, और ये देखने के बाद थियो काफी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान था और वो मुस्कुराते हुए कहती है तो चलो ठीक है, अब सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। पर थियो काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं इतना तैयार नहीं हुआ हूँ कि मैं रैंडॉन को यहाँ पर पीट सकूं। जिसके बाद फिर से सीन एक हफ्ते के बाद के ऊपर आ जाता है जहाँ पर एरिना में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और सभी लोग उन लोगों को देखकर बातें कर रहे थे। मैंने तो इसके बारे में ये सुना है कि वो सही तरीके से अपनी तलवारों तक को नहीं घुमा सकता, तो वो कहते हैं कि सच में क्या इसके बाद भी अभी तक ये रंगनाक है। मैं तो इसको ये भी नहीं कह सकता कि अगर ये एक नॉर्मल रंगनाक है या फिर कुछ और, सच में ये एक रंगनाक के लिए पूरी तरह से विकलांग है। और ऐसी और भी कई सारी बातें होती है जो कि थियो के खिलाफ जा रही थी। और रैंडॉन ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि मास्टर, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लेते हो तो सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो सकती है। मैं ऐसा ट्रीट करूंगा कि जैसे ये सब हुआ ही नहीं था, इसलिए तुम्हें अपने घमंड के ऊपर अपनी जिंदगी को रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थियो कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए यही कहना चाहूंगा, अगर तुम एक हाथ के सोर्स में नहीं बनना चाहते तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इस चीज को एक्सेप्ट करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद रैंडॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जो कि उससे कहता है कि बिल्कुल आखिरी तक। साथ ही वो सोचता है मैं सोच रहा था कि मैं फिर से इस चीज को एक और बार देखूं क्योंकि तुम एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल इंसान हो, पर ऐसा लगता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे खत्म कर देना चाहिए, ये बोल कर ये गलती से हो गया था, और वैसे भी जो इस मैच का रिजल्ट है वो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, तो इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये तो पहले से ही और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए वो थियो से कहता है कि आओ मेरे ऊपर अटैक करो, एज अ टीचर होने के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें स्ट्राइक करने का ऑफर देता हूँ। थियो अचानक की काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देता है और कहता है कि बिल्कुल, आखिर मैं इस चीज को मना कैसे कर सकता हूँ। रैंडॉन इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और जैसे उन दोनों की तलवार एक दूसरे से क्लैश होती है, उन दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है, जो कि देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी, क्योंकि उन लोगों को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो थियो है वो सच में यहाँ पर अपने टीचर रैंडॉन को पीछे की तरफ धकेल रहा था। वो कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि ये बेवकूफ यहाँ पर हार जाएगा, क्योंकि एक ऐसा इंसान है जिसको सही तरीके से अपनी तलवार भी घुमाना तक नहीं आता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जरूर यहाँ पर मारा जाएगा। पर रैंडॉन हंसते हुए उससे कहता है कि यंग मास्टर, आखिर क्या हुआ, तुम एक मिड रैंक सोर्समैन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम्हें किसी को भी इस तरीके से कम नहीं आंकना चाहिए। और साथ ही वो सोचता है कि ये तो एक ऑब्वियस रिजल्ट है, क्योंकि थियो एक लो लेवल सोर्समैन भी नहीं है, बस एक सोर्समैन अप्रेंटिस है, पर हाल ही में जो इसकी स्किल्स है वो अचानक ही अजीब तरीके से कैसे बढ़ गए हैं, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं होने वाला। पर अगर ये लगभग 4 हाउंड के लेवल पर भी होता तो ये चीजें काफी ज्यादा अलग होती, पर यहाँ तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता कि इस तरीके का बेवकूफ रंगनार मुझे यहाँ पर हरा सकता है। और थियो उसका सामना करते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ पर उसे एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एवलिन के पास आया था और वो उससे कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो कि अचानक तुमने एक मैच को सजेस्ट कर दिया। वो उससे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी, अगर तुम उसे यहाँ पर तबाह करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे
सबसे पहले उसे बाहर निकलना होगा। और अब ये पता चलने के बाद कि उसके पीछे कोई है जो कि उसकी मदद कर रहा है, तो उसको केवल फायर करने से ये चीजें खत्म नहीं होने वाली। थियो ये सुनकर काफी हैरान था और वो कहता है कि आखिर तुम्हें सब के बारे में कैसे पता? तो वो कहती है कि मुझे तो तभी पता चल गया था जब से उसने वो तुम्हें अजीब तरीके की स्पोर्ट्समैन टेक्निक सिखाना चालू करी थी। मैंने सुना था कि कोई सीक्रेटली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसलिए मैंने सीक्रेटली उसके पीछे एक इंसान को लगा दिया था जो कि उसकी जानकारी निकाल कर रख सके मेरे लिए। इसलिए मैं सीक्रेटली उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और एवलिन दूर से ये सब देखती रहती थी कि जो रेंडॉन है वो थियो को अजीब तरीके की चीजें सिखा रहा है। और ये देखकर वो सोचती थी कि आगे किस तरीके का एंगल है, आखिर ये कभी ना आया कहाँ से जो कि इस तरीके की चीजें सिखा रहा है। थियो ये देखकर कंफ्यूज था और वो कहता है कि एवलिन के साथ मेरी नजर कभी भी नहीं मिली थी अपने पास्ट लाइफ में, पर ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि ये मेरे मानव वॉल के इंसिडेंट की वजह से इसने मुझे पकड़ लिया था। और एवलिन उसे बताती कि जैसे कि मेरी इन्वेस्टिगेशन थी, रेंडॉन की जितने भी ट्रैक्स हैं वो सारे के सारे कैमेलिया पैलेस के पास लेकर जाते हैं। ये सुनने के बाद थियो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि कैमेलिया पैलेस यानी कि ये सब इसी वजह से हो रहा है, थ्रोन की उस बेकार से लड़ाई की वजह से। इसलिए थियो को उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर वो सोचता है कि रुक जाओ। और वो उससे कहता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने इस सब के बारे में तो ज्यादा पता लगा लिया, पर फिर भी जो मेरे करंट स्किल्स है मैं उनके साथ अभी रेंडॉन को यहाँ पर नहीं हरा सकता। आखिर तुम उसके लिए क्या करोगी? तो ये सुनकर वो कहती है कि तुम उसे हरा सकते हो, तुम अपने पोटेंशियल को कुछ जरूरत से ज्यादा ही कम आंक रहे हो यंग मास्टर। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर जो रेंडॉन था वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से थियो के ऊपर हमला करने में लगा हुआ था। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए कहता है अगर तुम तुरंत ही मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाते हो और माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर दूंगा। और ये कहकर वो जैसे स्ट्राइक लगाता है और थियो उसे जैसे तैसे करके डॉज कर लेता है। ये देखकर वो कहता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो थियो के एक्सप्रेशंस होते हैं वो जरा से भी चेंज नहीं होते और यहाँ पर वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था। रेंडॉन लगातार उसके ऊपर अटैक करता है और वो देखता है कि ये हर बार उसके जितने भी अटैक्स हैं उन सभी को यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। आखिर अचानक यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वो थियो नहीं है जिसको मैं जानता था। और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस खतरनाक लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर रेंडॉन लगातार उसके ऊपर तलवार चलाते हुए कहता है कि आखिर इसके स्किल्स इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। और वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और कहते कि सच में कि ये अपने मास्टर को इस तरीके से पीछे की तरफ धका रहा है। देख ऐसा नहीं लगता जैसे कि ये इसे सही तरीके से थ्रेडिंग भी कर रहा है। और हम एवलिन को दिखाते हैं जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। जिसके बाद फिर से हमें उसी सीन के अंदर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर थियो कहता है कि यहाँ पर एक और चीज है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा कंसिडर करता हूँ। इसलिए वो उससे कहता है कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह तुम मेरी मदद करना चाहती हो, कि ये सब जो पिछली बार हुआ था उस सब की वजह से है। वो कहती है कि ये उसकी वजह से ही तो है, पर इसके अलावा मैं किसी एक ऐसे इंसान को भी जानती हूँ जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है और वो टैलेंट को कलेक्टिंग करने में काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, तुम्हें पता है ना। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर रेंडॉन को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था और उसकी तलवार जैसे थियो से टकराती है उन दोनों के बीच में क्लैश होता है। और वो ये देखकर सोचता है कि शुरुआत से इसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, तो आखिर अब क्या हुआ? तो आखिर अचानक इस समय पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहते लंबे समय से बस ये यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था एक बेवकूफ होने की, पर आखिर क्यों? आखिर क्या वजह हो सकती है? थियो रेंडॉन से कहता है कि आखिर तुम्हारे पीछे से तुम्हें बैक सपोर्ट कौन कर रहा है? ये सुनकर वो कंफ्यूज था और वो इसे पीछे की तरफ धकेल देता है और वो उससे कहता है, रेंडॉन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि आखिर मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है? थियो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर क्या वजह है कि तुम इतने लंबे समय से मुझे बेकार से लेसन क्यों दे रहे थे। ये सुनकर वो कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करता हूँ? थियो कहता है कि ये कैमेलिया पैलेस है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका जो एक्सप्रेशन था ये देखकर वो हैरान था और कहता है कि आखिर इसे इसके बारे में कैसे पता है? थियो मुस्कुराते हुए कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम पूरी तरह से ऑनेस्ट हो रेंडॉन। और वो काफी भारी आवाज में उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि कैसा महसूस होता है कि जब तुम्हारा एक हाथ कट जाता है? और ये कहकर वो अचानक ही उसकी तलवार को रेंडॉन के कंधे के नीचे लेकर आता है और चैप जैसे वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करता है तो रेंडॉन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसका कंधा उसके हाथ से पूरी तरह से अलग हो चुका था और वो अपने हाथ को आसमान में उड़ता हुआ देख रहा था जो कि उसकी नजरों के सामने ही कट कर आसमान में पहुंच चुका था। और ये सब करने वाला एक ऐसा इंसान था जिसको लोग अभी तक एक टैलेंट लेस इंसान समझ रहे थे। इसी वजह से सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सभी लोग इसकी वजह से काफी ज्यादा सरप्राइज थे। और रेंडॉन को इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर से वहीं पर बैठकर चिल्लाना चालू कर देता है। वो गुर्राते हुए कहता है कि मेरा हाथ अगर तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ की हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया। और थियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और वो सच में उसके सामने जिस तरीके से खड़ा हुआ था वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वो ये देखकर कहता है कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। और थियो उससे कहता है कि पिछली बार तुमने मुझसे क्या कहा था, जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी गलती मेरी है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। पर थियो अपने गुस्से में आकर अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी काफी ज्यादा खतरनाक आंखों के साथ उससे कहता है कि अब ये तुम्हारी गलती है कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और ये कहकर वो जैसे अपनी तलवार को घुमाता है उसे अपने पास के जितने फ्लैशेस थे वो सभी याद आ जाते हैं कि उसकी जो कंडीशन थी वो रेंडॉन की वजह से किस तरीके से थी। इसलिए वो उससे कहता है कि रंगनार जो कि हमेशा ये यकीन करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है वही रूल करता है।
और उसे याद आता है कि रेंडोन ने उसे कहा था कि तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, सबसे ज्यादा कमजोर। और उसको इस तरीके से तलवार घुमाता हुआ देखकर रेंडोन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसके चेहरे पर उसका डर साफ दिख रहा था। इसलिए वो उससे कहता है कि रुक जाओ, पर अगले ही पल हमें आसमान में उसका सिर उड़ता हुआ दिखाते हैं, जो कि थियो ने अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गले से अलग कर दिया था। और ये सीन सच में काफी ज्यादा ग्रुसम है, क्योंकि उसने अब यहाँ पर अपना बदला ले लिया था। जिसके बाद सिस्टर नोटिफाइड करते हुए बताता है कि उसने अपने ट्यूटोरियल को यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और सभी लोग ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान थे और यहाँ पर एवलिन काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। और वहाँ पर एक और आदमी खड़ा हुआ था जो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और अब उसका सिस्टम नोटिफाइड करते हुए बताता है कि वो भी अपने रिवॉर्ड को लेना चाहता है, तो वो यस पर क्लिक करता है और अपने रिवॉर्ड को ले लेता है। और अब यहाँ पर थियो सच में काफी ज्यादा कूल लग रहा है, वो काफी ज्यादा ओपी है। अब इस सोर्ट्समैनशिप कंपटीशन के यहाँ पर खत्म हो जाने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो काफी ज्यादा पसीने के साथ ये सब देख रहे थे कि एक बेवकूफ यहाँ पर जीत गया, एक मिड टायर के सोर्ट्समैन से जीत गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? थियो ये देखकर कहता है कि आखिर ये कितना ज्यादा कमजोर और बेवकूफ था। मैंने अपनी पास्ट लाइफ एक ऐसे इंसान के हाथों में बिता दी जो कि ऐसा इंसान था, पर अब चीजें आज के बाद से काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। और सिस्टम से जो उसे रिवॉर्ड मिला था उसके अंदर एक एबिलिटी मिलती है ऑब्जर्वेशन, और एक एडिशनल रिवॉर्ड भी मिला था जिसमें उसे 1 साल का मैजिकल पावर और मिलता है। ये देखकर वो कहता है कि मैजिकल पावर, और आखिर जो ऑब्जर्वेशन वो असल में आखिर है क्या? और हमें उसके ऊपर एक आदमी को दिखाते हैं जो कि जंप कर वहाँ पर आ रहा था, पर थियो को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर जैसे ही वो नीचे लैंड करता है उसके पीछे की जो पूरी जमीन होती है वो फट जाती है, जिसकी वजह से थियो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी। और वो आदमी जैसे ही वहाँ से निकल कर आता है वो थियो को जोर से चिल्लाते हुए आवाज देता है। ये देखकर वो घबराते हुए जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो अपने सामने एक काफी ज्यादा बड़े आदमी को देखता है जिसकी एक आंख पर पैच लगा हुआ था और वो मुस्कुराकर थियो को ही देख रहा था। और उसके सामने आते हुए हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये डीमन ड्रैगन है, इसका नाम जूलियस है। और उसको यहाँ पर देखने के बाद जो थियो की हालत होती है वो सच में काफी ज्यादा पतली हो जाती है, और थियो की नहीं वहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग थे उन सभी की हालत भी काफी ज्यादा पतली हो गई थी। और वो कहते हैं कि आखिर व्हाइट आर्मर ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो द 9 ड्रैगन्स में से एक है। पर एवलिन दूसरी वजह से परेशान थी, वो घबराते हुए कहती है कि कमांडर आपने जो फ्लोर है उसे पूरे तबाह कर दिया, क्या नॉर्मली यहाँ पर आना सच में इतना ज्यादा मुश्किल होता है? और जूलियस जो कि डीमन ड्रैगन है उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसकी वजह से आसपास का जो एरिया था वो पूरे डार्क एनर्जी से भर गया था। और थियो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर मैंने क्या किया है? और जिस तरीके से उसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी थियो काफी ज्यादा घबरा रहा था। पर अचानक की जो सीन होता है वो पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो जूलियस था वो वहाँ पर खिलखिलाना चालू कर देता है और वो उसे पीठ पर जोर जोर से मारते हुए कहता है कि सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, ये काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा। और जो थियो की हवा थी वो पूरे पतली हो गई थी, क्योंकि उसके जो हाथ का प्रेशर ही था वो भी काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ रहा था। और जूलियस हंसते हुए कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, तुम सच में इस तरीके की किसी चीज को रखे हुए हो। ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है कि एक स्टूडेंट अपने मास्टर को सरपास कर सके। नहीं भाई, ये थोड़ी सी डिसरेस्पेक्ट थी क्योंकि तुमने उसे यहाँ पर मार दिया। पर जैसा कि मैंने उसके बारे में सुना है उस तरीके के इंसान ऐसी चीज को डिजर्व करते हैं। ये सुनकर थियो जैसे जूलियस को आवाज देता है, पर वो तभी हंसते हुए कहता है कि छोड़ो, आखिर इसकी कौन को चिंता है। जिसके बाद वो थियो के कंधे पर हाथ रखता है और वो उससे कहता है कि आओ और व्हाइट आर्मर ड्रैगन को ज्वाइन करो। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और जो एवलिन थी वो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी, पर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ये देखना काफी ज्यादा मजेदार है और सभी लोग कहते हैं कि एक बेवकूफ रंगनाक इसको व्हाइट ड्रैगन आर्मर नाइट्स के अंदर स्कॉल्ड किया जा रहा है, भले ये कितनी ज्यादा कमाल की लड़ाई क्यों न लड़ी हो, पर फिर भी आगे ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी उसके साइड में खड़ा हुआ रिम उन लोगों को शांत करता है और उन लोगों से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में ये किसी अप्रेंटिस सोर्ट्समैन के साथ पहली बार हो रहा है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ, एक ऐसे इंसान के साथ जो कि अवेकनिंग सेरेमनी को भी कंप्लीट कर चुका हो उसे भी नहीं लिया जाता। ये सुनकर रिमिंग कहता है कि बिल्कुल, इसे बिल्कुल भी नहीं पता होगा। ये चीज पूरे से इम्पॉसिबल है कि किसी की ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता लगाया जा सके जब उसका जो माना वॉल है वो पूरे से क्लोज्ड हो, और भले ही उनकी जो सोर्ट्समैनशिप हो वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल हो, पर फिर भी जो मैजिक पावर वो काफी ज्यादा लैक करती है। और यहाँ तक जूलियस भी कितना ज्यादा ग्रेट क्यों ना हो, पर फिर भी वो इस चीज के लिए श्योर नहीं हो सकता। तो आखिर डीमन ड्रैगन को क्या सच में इसके अंदर इस तरीके का पोटेंशियल दिख रहा है जैसा कि कभी उन्होंने मौका मुझे दिया था? शायद ऐसा हो सकता है। पर जो थियो होता है वो जूलियस तक कहता है कि मैं आपको डिक्लाइन करना चाहूंगा, और वो पूरा से चुप था और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं कह सकते थे। और जो डीमन ड्रैगन होता है वो भी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी बेइज्जती हो गई थी। पर ये सुनने के बाद और भी लोग थे, उन लोगों के भी तोते उड़ चुके थे, क्योंकि वो लोग ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि किसी को इतनी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, यानी ये कहना चाहिए कि उसने खुद से उसको लात मार दी है। इसकी वजह से वहाँ पर पूरे लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वहाँ पर पूरे में शांति छा जाती है। पर अब इसकी वजह से सभी लोग उसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं और अब वो यहाँ उसको बेवकूफ कहने के बजाय यंग मास्टर थियो कहने लगे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक मेड को दिखाते हैं जो कि एक लड़की के पास आती है और वो उसे सारी की सारी बातें बताती है। वो कहती है तो इसका तो यही मतलब है कि जो उसका मास्टर वो काफी ज्यादा कमजोर था। देखकर लगता है कि वो पूरे से बेवकूफ इंसान था। और ये सब देखने के बाद डीमन ड्रैगन ने डायरेक्टली उसको स्क्रॉल करने की कोशिश करी व्हाइट आर्मर ड्रैगन
आर्मी के अंदर, पर यंग मास्टर ने डिक्लाइन कर दिया, ये कह कर के जो उसके स्किल्स है वो चीज के लिए पूरे से एफिशिएंट नहीं है। एक हम्बल रंगनाक तो हर दिन ऐसा कुछ नहीं देख सकते। और हमें वहाँ पे एक लड़के को दिखाते हैं जिसके हाथों पर कई सारे टैटूज बने हुए थे और वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जिसके बाद सीन कैमिली पैलेस का होता है, जहाँ पे एक लेडी कहती है कि अब चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रेंडॉन मारा गया, और हम इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम एमिली है और ये इस पैलेस की लेडी है। तो उसके पीछे खड़ा वो आदमी उससे कहता है कि माय लेडी, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने रेंडॉन को इसलिए असाइन नहीं किया था क्योंकि उसकी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा बेकार थे। वो कहती कि ऐसे किसी इंसान की मौत हमारे लिए बिल्कुल भी चिंता दे नहीं है मेरे बड़े भाई। और हमें इसके बारे में बताया जाता है जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इसका ड्रैगन है एड। एमिली आगे कहती है कि डीमन ड्रैगन ने डायरेक्टली पर्सनली जाकर उसको अप्रोच करने की कोशिश करी थी। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो एवलिन है उसको इस चीज के ऑर्डर मिले हैं। इसका तो यही मतलब है कि अब हम लोग और भी न्यू मास्टर के साथ उसको असाइन करके उसे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर उसने अब ये शुरू कर दिया और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो रोज पैलेस के ऊपर टेक ओवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर तभी दरवाजा खोलते हुए उसे कहता है कि इसकी चिंता मत करिए, आखिर आप इसकी ज्यादा चिंता क्यों करती हैं। इस चीज का तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता कि जो क्लैन हेड है वो उसके अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट ले, जो कि हमारा क्लैन नॉर्मली पोजेस करता है। एमिली कहती है कि तुम इसके बारे में पता भी है कि जो सबसे अच्छा तरीका है रोज पैलेस के ऊपर कंट्रोल करना जिससे क्लैन हेड बिल्कुल भी ऑफेंड ना हो, वो है कि थियो पूरी तरह से जिंदगी भर पावरलेस रहे। ये सुनकर एक्सियन उससे कहता है कि यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो बेवकूफ अभी भी पूरी तरह से पावरलेस है। आखिर उसके जैसा कोई इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है, जिसकी वजह से एवलिन और डीमन ड्रैगन हमेशा ही उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएं जैसे कि कोई वॉच डॉग हो। एड एक्सियन से काफी गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी चीज ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिसको तुम काफी ज्यादा जल्दबाजी में कहने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसा ही है तो ठीक है, अगर मेरी माँ और अंकल इस चीज की काफी ज्यादा चिंता कर रहे हैं तो मैं थोड़ी देर उसके साथ कुछ खेलना चाहता हूँ। और ये कहकर वो एक लेटर होता है जिसको उठा लेता है और आगे कहता है कि जिससे वो इस जगह के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझ सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जो थियो है अब वो एवलिन के साथ प्रैक्टिस करना चालू कर चुका है। ये देखकर वो कहती है कि तुमने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया। थियो उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और सच में किसी प्रॉपर मास्टर के साथ ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा अलग महसूस होता है। ये सुनकर वो कहती है ये और भी ज्यादा अच्छा होता अगर तुमने व्हाइट ड्रैगन आर्मी को ज्वाइन कर लिया होता। तो मुझे सच बताओ कि आखिर तुमने क्यों डिक्लाइन किया। थियो कहता है द व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन नाइट्स। मैं तुमसे झूठ कहूंगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं पछताता, तो क्योंकि वो मेरे पास लाइफ का पूरा सपना हुआ करता था। पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो अब उसको ज्वाइन करना काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि इस चीज की कोई भी वजह नहीं बनती जिससे मैं अपने आप को पूरी तरह से लिमिटेड कर लूं। क्योंकि अगर मैं सोचूं उस प्रिविलेज के बारे में कि अवेकनिंग सेरेमनी परफॉर्मेंस के अंदर जो मिलने वाले हैं, जो कि अगर वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसका अगर कंपेयर किया जाए व्हाइट ड्रैगन आर्मी के साथ तो उसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। अगर मैं उस प्रिविलेज के बारे में सोचूं जो कि दिखाया जाता है अवेकनिंग सेरेमनी के प्रिविलेज के अंदर जो कि टॉप परफॉर्मेंस होती है, तो इसे व्हाइट आर्मर ड्रैगन नाइट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। पर वो उससे कहता है कि मैं किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये चीज मेरे लिए पूरी तरह से लायक नहीं है। मैं इस चीज से सेटिस्फाइड हूँ कि तुम अवेकनिंग सेरेमनी तक मेरे साथ ट्रेनिंग करती हो। ये सुनकर एवलिन खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, पर जो कमांडर थे वो जरूर इसकी वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। जिसके बाद थियो अपनी एक आंख बंद कर अपने ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए एवलिन को चेक करता है। तो एवलिन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो उसके अंदर आ जाती है और स्टेट के अंदर सारी चीजें बताई जाती हैं, जहाँ पर वो थियो के बारे में क्या सोचती है। ये देखने के बाद थियो कहता है कि जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो सच में काफी ज्यादा यूजफुल है। मैं डेफिनेटली इस चीज का बाद में फायदा जरूर उठा सकता हूँ। और वो स्टेटस के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें देखता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। पर तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो कि थियो से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, और वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो नॉर्थन पोस्ट से आया है और उसका नाम सिविल ट्रेनर है। और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहता है क्या मेरे साथ। थियो सोचता है कि ये देखने में काफी डरावना लग रहा है, आखिर ये कौन है। और फिर वो ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसको चेक करता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेडली और काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से उससे कहता है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और वो उसके स्टेटस के अंदर देखता है कि वो उसके अंदर यानी थियो के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से पागल हो रहा है। और ये जानने के बाद जो थियो की शक्ल होती है वो देखने में सच में काफी ज्यादा फनी लगती है। और अचानक थियो के सामने उसका लास्ट ट्यूटोरियल क्वेस्ट आ जाता है कि जो उसका टाइटल था इनविजिबल ऑफ द रग्नार, उसे खत्म करना होगा। और उसकी जो परसेंटेज थी वो 28 पर पहुंच चुकी थी। और वो लड़का उससे कहता है कि मैं इच्छा करता हूँ कि मैं आपको फॉलो करूँ। और वो उससे कहता है कि मास्टर थियो मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो इतने लंबे समय से मैं बस आपको इग्नोर करता था और मुझे यकीन था कि जो आपको टाइटल मिला था वो पूरी तरह परफेक्ट था। और ये सुनने के बाद थियो को सच में उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो लड़का आगे कहता है पर मैं ये सीखने के लिए यहाँ पर आता था कि आप हर सुबह यहाँ पर आते थे, पर मैं ये सीखना चाहता हूँ कि आप हर दिन हर सुबह सभी लोगों से पहले आ जाते हैं और सभी लोगों से काफी ज्यादा हार्डर ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा कमाल का था। और जो थियो और रेंडॉन की जो लड़ाई थी वो देखने के बाद सभी लोग वैसे भी काफी ज्यादा हैरान थे और ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था। और वो कहता है कि उसके बाद से कि जो आपके काफी ज्यादा कमाल की ग्रोथ है उसको देखने के बाद मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। और उसके बाद से यंग मास्टर थियो आप मेरे आइडल बन चुके हैं, इसलिए प्लीज मुझे एक मौका दे जिससे मैं अपनी तलवार को आपकी तलवार से टकरा सकूं, यानी आपके साथ एक डुएल कर
सकूं। थियो कहता है कि नॉर्मली मैं इसकी जो ट्रू इंटेंशन है उनके ऊपर काफी ज्यादा डाउट करता, पर सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सच में काफी ज्यादा बड़ा जीनियस है। पर ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि रेंडोंग को हराने के बाद रूमर्स पूरे में फैल चुके हैं कि जो लॉर्ड जूलियस है उनकी अटेंशन पूरे में फैल चुकी है। मुझे लगता है कि लोग इस चीज की वजह से काफी ज्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से मुझे अटेंशन दे रहे थे। इसी वजह से वो खुद से ये चीज टेस्ट करना चाहते हैं। और हमें दिखता है कि उस लड़के के पीछे और भी कई सारे लोग थे जो कि यहाँ पर थियो से लड़ने के लिए आए हुए थे। और ये देखकर वो कहता है कि कम से कम चलो, अब रंगनाग के अंदर ऐसे कई सारे लोग तो हैं जिनके अंदर अभी खुद की प्राइड बची हुई है। और ये चीजें पूरी तरह से श्योर है कि आखिर में मुझे ऐसे कई सारे लोगों की जरूरत है जो कि मेरे साथ खड़े हों, जिससे मैं रंगनार का क्लैन हेड बन सकूं। और इसके अलावा ये क्वेस्ट, जो ये मेरा फाइनल ट्यूटोरियल क्वेस्ट है कि मुझे कैसे भी कर इस टाइटल को एस्केप करना है, और ये एक नई अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरी नई जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए थियो एवेलिन से कहता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मौका मिल सकता है। वो कहती है कि बिल्कुल अपने स्किल्स को शो ऑफ करो। इसलिए थियो भी अपनी तलवार को अपने सामने रख देता है और उससे कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद थियो वहाँ पर प्लेज लेना चालू करता है, और ये देखकर एवेलिन को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और वो लड़का भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपनी प्लेज लेने चालू कर देता है। जिसके बाद अब उन दोनों के बीच में स्पा चालू हो जाता है, और वो लड़का तेजी से थियो की तरफ बढ़ना चालू कर देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और जैसे उसकी तलवार थियो से टकराती है, थियो काफी ज्यादा आसानी से उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था, और वो लड़का कहता है कि काफी ज्यादा तेज है। और ये बोलने के बाद भी कि वो साउथ इंस्पेक्शन ऑफिसर का आइडल है, क्या मुझे अपनी स्पीड के ऊपर सच में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये कहकर वो लगातार थियो के ऊपर हमला करना चालू कर देता है, और साथ ही सोचता है कि मुझे यंग मास्टर थियो से ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए कि जो उसके स्किल्स है वो सच में एक रियल डील है। पर थियो उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है कि ये तो एक बेवकूफी है, अगर मैं अपने पास्ट लाइफ में होता तो उसकी कुछ हिट्स को लेने के लिए भी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, पर बिल्कुल अब चीजें काफी ज्यादा अलग है। और ये कहकर जैसे ही थियो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर हमला करता है, इसकी वजह से वो लड़का काफी ज्यादा तेजी से सरकते हुए जाता है, और कहता है कि ये चीज अब मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। और अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से हार गया था, और उस लड़के के मुंह से खून आ जाता है, और वो बहुत दूर जाकर गिरा था, जिसकी वजह से एक धमाके के साथ वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर होश आते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे यंग मास्टर थियो से एक्सपेक्ट करना चाहिए था, मैं हार चुका हूँ। और थियो भी उससे कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी लड़ाई थी। जिसके बाद वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि रुको, क्या मैं अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो खुद को ही ऑब्जर्व करना चालू करता है, और देखकर काफी हैरान होता है कि वो अपने खुद के स्टेटस विंडो को देख पा रहा है। और वो ये देखता है तो उसका सिस्टम उसे बताता है कि जो उसके स्टेट्स है उसे नंबर के अंदर दिखाया गया है कि आखिर उसकी पावर कितनी ज्यादा है। और वो ये देखकर कहता है कि जो एबिलिटी मुझे मिली है वो कैटेगरी अंडर टैलेंट है। इसका मतलब अगर मैं लगातार इसी तरीके से क्वेस्ट करता रहता हूँ तो मुझे ऐसे और 4 स्किल्स मिलेंगे। और इसके अलावा मैं सच में पर्सनली अपने खुद के स्टेटस वैल्यू को भी चेक कर सकता हूँ। देखकर लगता है कि जो मेरे मैजिक पावर स्टेट्स है वो मेरे पास लाइफ से काफी ज्यादा अच्छा है, और मेरे पास ड्रैगन हार्ट भी है। पर आखिर नेगेटिव लक का क्या मतलब है? क्या मैं किसी तरीके श्रापित हूँ या फिर कुछ ऐसा ही? क्या अपनी पास्ट लाइफ में भी मैं इतना ही ज्यादा अनलकी था इस सब की वजह से? अब मुझे कोई रास्ता देखना होगा जिससे मैं अपने लक को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकूं। और थियो अचानक ही थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ देखता है, तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कई सारे लोग खड़े हुए थे जो कि उसको ही घूर घूर कर देख रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। एवलिन ये देखकर कहती है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर रैंक डाउन कितना ही कमजोर था, पर फिर भी वो एक मिड रैंक स्पोर्ट्समैन था, और थियो ने रैंक डाउन को हराया है। और इसके अलावा उसने कमांडर की अप्रूवल को भी रिसीव किया है। और जो रूल है कि जो स्ट्रॉन्ग का मोटो होता है, यहाँ पर केवल 2 रिएक्शन ही मिल सकते हैं, या तो वो लोग इससे काफी ज्यादा जलने लगे हैं, या फिर वो इसकी वजह से काफी ज्यादा एडमायर हो चुके हैं। और जिस तरीके से वो लोग यहाँ पे एक जगह पर आकर इकट्ठे हुए हैं, देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सभी शब्द एक ही जगह पर आ गए हैं, और ऐसा लगता है कि जितने भी रूमर्स थे वो पूरे सच थे, और वो लोग बस यहाँ पर उन दोनों के बीच की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। और सभी लोग बस अब यहाँ पर थियो से लड़ने के बारे में सोच रहे थे। वो बस ये चाहते थे कि वो एक बार उससे लड़ सके। और जो थियो था वो सभी के स्टेटस को देख रहा था कि सभी लोग काफी ज्यादा ईगर है उसे स्पा करने के लिए। थियो ये देखकर एक लंबी सी सांस लेता है, जिसके बाद वो अपने सामने खड़े हुए लड़के को बुलाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, और वो कहता है कि तुम मुझे जानते हो? वो कहता है कि मेरे सामने आओ, चलो स्पा करते हैं। ये सुनने के बाद वो अपनी प्लेज लेना चालू करता है, और थियो भी अपनी प्लेज लेता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक स्पा स्टार्ट हो जाता है, जब उन दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा इंटेंस बैटल चल रही थी। और इसमें जो थियो की सूट में से प्रैक्टिस थी वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही थी। और जैसे ही उसके सामने का जो लड़का था वो अपनी तलवार को घुमाता है, थियो काफी ज्यादा आसानी से जैसे उसकी तलवार उसके गले के सामने आ जाती है, वो अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक लेता है, और काफी ज्यादा तेजी से उसकी तलवार को घुमाते हुए उसकी तलवार को उसके हाथ से छोड़वा देता है। और इसकी वजह से जो उसका स्पोर्ट्समैन का हार्ट था वो भी काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा था। वो लड़का ये देखने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज था, और वो यहाँ पर हार चुका था। और सिस्टम बताता है कि थियो को उस लड़की का अप्रूवल मिल चुका है, जिसकी वजह से जो उसका लक था वो 1% से बढ़ गया था। ये देखने के बाद थियो काफी ज्यादा हैरान था, और वो कहता है कि उसके अप्रूवल की वजह से मेरा लक बढ़ चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मेरे रेपुटेशन को भी ट्रैक करता है? और अब वो ये समझ चुका था कि आखिर उसे अपने लक को किस तरीके से बढ़ाना है, इसलिए वो एक एक कर सभी लोगों से लड़ना चालू करता है, और एक एक कर सभी लोगों को हराता जाता है। उनके बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होती है, और एक एक कर सभी लोगों को हराते हुए उसका जो लक था वो एक एक कर
बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सभी लोग जैसे उसे यंग मास्टर मानने के लिए अप्रूव करते हैं, उसका लक एक से बढ़ता जाता है और वो यहाँ पर लगातार एक एक कर सभी के साथ लड़ रहा था। और ऐसे ही देखते देखते वो सभी लोगों से लड़ चुका था। अब केवल कुछ ही लोग थे जो कि यहाँ पर उसे लड़ने के लिए बाकी थे, या फिर ये कहना चाहिए कि सभी लोग यहाँ पर हार चुके थे। थियो इस तरीके से लड़ने की वजह से काफी ज्यादा थक गया था और वो कहता है कि इस पॉइंट पर मैं सभी लोगों से काफी ज्यादा लड़ चुका हूँ, और जो उसका परसेंटेज था वो बढ़कर केवल 29 पर पहुंचा था, यानी वो केवल 1% से इंक्रीज हुआ था। और अब वो ये देखकर समझ जाता है क्योंकि ये सब मुझे काफी ज्यादा आसानी से अप्रूव कर चुके हैं, इसलिए उसे एक ऐसे इंसान से लड़ने की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, और या फिर ऐसा इंसान जो कि उसे काफी ज्यादा कम आंकता हो। तभी उनके पीछे से एक लड़का आता है जो कि आते हुए कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहले ही काफी ज्यादा थक चुके हो। थियो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि जब मुझे आराम करना होगा मैं कर लूंगा, पर मुझे अभी ऐसा नहीं करना। तो वहाँ से आते हुए वो कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इस समय तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझसे लड़ाई करो। और वहाँ पर आया हुआ कोई और नहीं, द सिल्वर लाइन रीमिन था। ये देखने के बाद थियो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो रीमिन है, ये तो द 4 हॉर्न्स में से एक है। जिसके बाद हमें नॉर्थ के 4 हॉर्न्स के बारे में बताया जाता है कि फोर्थ जिसका नाम हल्केस है, थर्ड जिसका नाम रे है, सेकंड जिसका नाम रेमिंगटन है, और पहला जिसका नाम एक्सियन है। और ये टाइटल ये रेफर करता है कि ये चारों अवेकनिंग सेरेमनी जनरेशन से पहले के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं। जिसके बाद रेमिंग इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी से पहले अपने लॉर्ड की स्वॉर्ड्समैनशिप को देखने के लिए आया हूँ। साथ ही वो उसे आगे कहता है कि इसके अलावा मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे यहाँ पे एक इच्छा को पूरा किया है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और वो उसके स्टेटस को देखता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि अचानक ही उसके सामने एक ऐसा दुश्मन अपीयर हो गया था जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था, यानी वो थियो के बारे में कह रहा है। जिसके बाद थियो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर और प्लेज लेना चालू करता है और साथ ही सोचता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान की मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, एक ऐसा सोर्ट जीनियस रेमिंगटन यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगा। मुझे ये चीज थोड़े समय के लिए इग्नोर करनी चाहिए कि मैं यहाँ पर एक क्वेस्ट की प्रोग्रेस को बढ़ा रहा हूँ, इसलिए वो कहता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़े ऑनर की बात है कि मैं एक ऐसे इंसान से लड़ाई कर रहा हूँ जो कि नार्कलो क्लैन का डिप्यूटी हेड है। साथ ही वो सोचता है कि मुझे इसके खिलाफ कैसे कर लड़ाई करनी होगी, जो भी सब मेरे पास है उस सबको मिलाकर। और ये सुनकर रेमिंग उससे कहता है कि मैं भी सोचता हूँ कि तुमसे मुझे काफी ज्यादा अच्छी बैटल महसूस हो। और रेमिंग कहता है कि मैं भी एक काफी ज्यादा अच्छी लड़ाई चाहता हूँ। और रेमिंग अपने सामने बढ़ते हुए रेमिंग को देखते हुए कहता है कि मैं सच में जो मैं अभी हूँ मैं यहाँ पर रहकर रेमिंग को हरा सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो सच में एक सिल्वर लाइन की होती है जो कि सच में काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। और जैसे ही उन दोनों की तलवारें टकराती हैं उन दोनों के अंदर से प्रेशर निकलना चालू होता है और उसका जो स्टेटस था उसकी परसेंटेज 30 से बढ़ चुकी थी और उसका जो परसेंटेज था वो 30 पर पहुंच चुका था। पर हमें दिखाते हैं कि थियो और रेमिन जो एक दूसरे से लड़ रहे थे उन दोनों के बीच में जो रेमिन की तलवार थी वो यहाँ पर क्रैक हो जाते यहाँ पर टूट जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि जो थियो की तलवार थी वो उसके टकराने की वजह से यहाँ पर टूट गई थी और रेमिंग ने अपनी तलवार को थियो के गले पर रख दिया था। सभी लोग काफी हैरान थे और कहते कि यंग मास्टर थियो यहाँ पर हार चुके हैं, पर किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो कहते हैं भाई ये तो एक ऑब्वियस रिजल्ट था, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि यंग मास्टर कितने भी ज्यादा बढ़ चुके हों, पर फिर भी ये चीज तो पूरी नामुमकिन है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन के किसी इंसान को इतनी आसानी से हरा सके। पर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि पर जो फाइटिंग स्पिरिट यंग मास्टर की है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। पर अचानक ही उन लोगों के कानों में एक आवाज सुनाई देती है कि मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि जो रेमिंग था वो यहाँ पर हार मान चुका था और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा कमाल का डुअल था कि जो तलवार तुम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे वो पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इस चीज के बारे में तो मेंशन नहीं किया गया कि तुम पहले से ही थके हुए थे, इसलिए ये डुअल यहाँ पर मेरी हार होती है। थियो कहता है कि बैटलफील्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होता जो कि इस तरीके की कंसंट्रेशन को रखे, मेरी हार तभी हो चुकी थी जब मैंने इस तलवार को मेरे लिए चुना था। अब ये बोलकर वो दोनों ही शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और रेमिंग उससे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छा डुअल होगा। ये सुनकर वो कहता है कि मैं भी, और उन दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और अब उसकी जो परसेंटेज थी वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी और अब वो 35 पर आ गई थी। थियो उसको देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने अपने टैलेंट से सीक्रेट मैनुअल को ऑब्टेन किया है जो कि क्वेस्ट से मिलती है और मैं अपने पास्ट लाइफ की वजह से स्ट्रॉन्गर बन रहा हूँ। पर मैंने उस समय को महसूस किया था जब हम दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराई थी कि अब ये काफी लंबा सफर है जो कि मुझे पूरा करना है और ये तो एक काफी ज्यादा बड़े शर्म की बात है कि हमारा डुअल इस तरीके से खत्म हो रहा है, पर फिर भी इससे मुझे काफी ज्यादा मिला है। केवल मेरा लकी नहीं जो कि 10% से बड़ा है, इसके अलावा जो मेरी रेपुटेशन है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। पर ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि जो क्वेस्ट प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा नहीं बढ़ी है, पर मुझे दूसरे मेथड्स के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब न जाने मुझे कौन से स्टेज पर जाना होगा जिससे मुझे वो अप्रूवल मिल सकेगा। और अचानक जो रेमिन होता है वो थियो से कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं असल में यहाँ पर केवल तुमसे ये डुअल लड़ने के लिए नहीं आया था, असल में मैं तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आया था स्केल ड्रैगन सोसाइटी के अंदर। और ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमें उसकी एक झलक दिखाई जाती है कि उसके अंदर सच में काफी ज्यादा खतरनाक से लोग हैं। पर ये सुनने के बाद आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि स्केल ड्रैगन सोसाइटी ये तो एक ऐसा सोसाइटी ग्रुप है जिसके अंदर केवल वही लोग जा सकते हैं जिनको चूज किया
जाता है और रिमिंगटन पर्सनली उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आया है। थियो ये देखकर थोड़ी देर के लिए तो इसके बारे में सोचता है, जिसके बाद वो कहता है क्या ये ठीक होगा कि मेरे जैसा कोई इंसान उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप काफी ज्यादा फेमस है। रिमिंग कहता है कि बकवास, तुम तो क्वालिफाइड से भी ज्यादा हो और इसके अलावा ये ग्रुप को इतना ज्यादा भी सीरियस नहीं है और सिंपली मैं तो बस इस ग्रुप के अंदर इसलिए हूँ जिससे मैं अवेकनिंग सेरेमनी तक थोड़ा सा एंजॉय कर सकूं। और ये सुनने के बाद बाकी पीछे खड़े हुए लोग सोचते हैं अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोगों को भी इन्विटेशन क्यों नहीं मिला है। थियो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर रिमिंग के मोटिवेशंस क्या है मुझे इन्वाइट करने के, पर जो स्किल्ड ड्रैगन सोसाइटी है वो एक्सियन के आसपास घूमती है और वो ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कि मुझे खत्म करना चाहते हैं। पर ये परफेक्ट एनवायरनमेंट हो सकता है जिससे मैं अपने क्वेस्ट की प्रोग्रेस को बढ़ा सकूं और ये चीज मुझे अलाउ करेगी कि मैं रेक्सियन और कैलेमिली पैलेस के अंदर लोगों को दिखा सकूं कि आखिर असल में मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए तो मेरे पास कोई वजह ही नहीं बचती कि मैं इस चीज को रिफ्यूज कर सकूं। इसलिए वो उस लीडर को लेकर उसका शुक्रिया करता है और वो उससे आगे कहता है अगर ऐसा है तो मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ और इसकी वजह से जो उसकी परसेंटेज थी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। रिमिंग जी सुनकर काफी खुश होता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हारे अंदर किसी तरीके का क्वेश्चन हो तो जरा सा हेजिटेट मत करना। जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 2 हफ्तों के बाद है। पर जो एवलिन थी वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी और उसको इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा शक था कि आखिर क्या वजह हो सकती है। और अब ये सब खत्म हो जाने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रोज पैलेस का सीन, जहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो उसके दरवाजे को खोलते हुए धमाके के साथ वहाँ पर कई सारे लोगों को लेकर आती है और वो थियो से कहती है कि मेरे बच्चे, और वो काफी ज्यादा खुश थी। जैसे थियो पलट कर देखता है उसकी माँ यहाँ पर आई हुई है, वो उससे कहता है कि माँ एक ऐसी न्यूज है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पर वहाँ पर ऐसे कई सारे बटलर्स थे जिसके हाथों में कई सारी चीजें थी। ये देखकर वो कहता है कि माँ आखिर ये सब क्या है। सिसिलिया कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें स्किल्ड ड्रैगन सोसाइटी से इन्विटेशन आया है, द स्किल्ड ड्रैगन सोसाइटी, जिसके अंदर वो एक्सियन भी है जो कि उस क्लूली एमिलिया का लड़का है और इसके अलावा उसके अंदर काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट रिमिंग भी है और इसके अलावा उन लोगों को काउंसिल की अटेंशन भी मिली हुई है। इसलिए अब सारी चीजें जैसा कि तुम पहनने वाले हो और अगर तुम्हें अपने कंपोज को किस तरीके से दिखाना है, सारी चीजें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी। और वो उसका नाप लेते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी यहाँ पर किसी भी तरीके की गलती नहीं जो कि वहाँ पर हुआ है, पर फिर भी इस तरीके से किसी मीटिंग को अटेंड करना एक काफी ज्यादा अलग ही मैटर है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जब तक तुम ये ना भूल जाओगी जो तुम्हारी ये माँ है ये एक्टिंग में काफी ज्यादा अच्छी है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं असिस्ट कर सकती हूँ मेरे प्यारे से बेटे को। और ये सुनने के बाद थियो अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ पर लोग कहते थे कि वो एक नाजायज औलाद है, एक कॉमन सी कॉक्यूबाइन का। वो हमेशा से इसकी गिल्ट में रहती थी कि उसको यानी उसके लड़के को इस तरीके का लेबल क्यों मिला है, पर इस सब के बाद भी वो काफी अच्छी तरीके से जानता था कि ये सारी गलती उसकी नहीं है, वो रंगनार के कोल्ड क्लैन से है। ये चीज उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल थी, एक ऐसे लड़के को पालना जिसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और थियो ये सब सोच रहा था कि जो सिसिलिया थी वो आके उसके गले लग जाती है और कहती है कि मेरे प्यारे बेटे, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आगे कहती है कि तुम्हारी माँ को हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा था कि तुम ये सब कर सकते हो। ये सुनने के बाद थियो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी अपनी माँ को गले लगा लेता है और कहता है कि माँ आपको अब इन सब चीजों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सच में ये उन दोनों के लिए काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। सिसिलिया कहती है कि मेरा लड़का अब सच में स्किल्ड ड्रैगन सोसाइटी को ज्वाइन करने वाला है और उसके दिमाग में तो स्किल्ड ड्रैगन सोसाइटी के लिए कुछ और ही चल रहा था। जिसके बाद हमें 2 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि इस रात स्किल्ड ड्रैगन सोसाइटी के अंदर एक बैंक्वेट होने वाली है। रिमिंग कैरेज लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो थियो का ही वेट कर रहा था और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो जो थियो था वो काफी ज्यादा शानदार जैसे रॉयल टाइप के कपड़े होते हैं उनको पहने हुए आ रहा था और वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। वो थियो को देखकर कहता है कि मास्टर तुम सच में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई नए इंसान हो। ये देखकर थियो उससे कहता है कि तुम भी यहाँ पर मुझे टीज कर रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं मैं तो बस काफी ज्यादा जेनरस हूँ आपके बाद। और वो कहकर गेट खोलता है। थियो कहता है कि इसकी बातों में यहाँ पर पॉइंट है क्योंकि मैं पहले से लंबा ही नहीं हो गया हूँ, जो मेरी मसल्स है वो पहले से काफी ज्यादा डेवलप हो गई है और ये रिजल्ट है मेरे 2 हफ्ते तक लगातार ट्रेनिंग करने का। और उस समय पर रिमिंग हर दिन मुझसे मिलने के लिए आता था जिसकी वजह से हम लोग पहले से काफी ज्यादा करीब हो चुके हैं, यानी हम लोग दोस्त बन चुके हैं। और उनके बारे में तो मैंने कहा ही नहीं कि वो फॉलोवर्स जिनको अब तक मैं गेन कर चुका हूँ। एवलिन भी ये देखकर कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं केवल कुछ समय के लिए यंग मास्टर केवल थियो को यहाँ पर ट्रेन करने वाली हूँ, पर आखिर में मेरे पास इतने सारे बेवकूफ कहाँ से आ गए। और रिमेनिंग भी वहाँ पर आ गया था जिसकी वजह से एवलिन काफी ज्यादा परेशान थी। और थियो कहता है कि सच में इन 2 हफ्तों में मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। अब रिमिंग उससे बात करना चालू करता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि ये तुम्हारा पहला फॉर्मल बैंक्वेट था। वो कहता है कि हाँ। रिमिंग कहता है तो तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने काफी अच्छा किया है, पर केवल एक ही चीज है जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना होगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर जो मेरा दोस्त एक्सियन है वो काफी ज्यादा मिस्चीवियस इंसान है। पर असल में एक्सियन ने मुझे वो इन्विटेशन दिया था क्योंकि उसने कहा था कि वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम उसके बारे में ज्यादा हार्शली नहीं सोचोगे और उसने बैंक्वेट तुम्हारे लिए ही तैयार करी है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो सोचता है यानी क्या वो रिमिंग नहीं था जिसने मुझे इनवाइट किया है बल्कि एक्सियन था। और इसकी वजह से थियो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो इसके बारे में सोचते हुए कहता है यानी अब चीजें काफी ज्यादा अच्छी जाने वाली है। और इसलिए वो कहता
कहता है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा और मैं उसकी काफी बेइज्जती करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिसके बाद हमें एक्सियन का सीन दिखाते हैं जो कि ड्रिंक करते हुए कहता है कि वो बेकार सा कचरा, लगता है कि एक नए खिलौने के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कैरेज रुक चुका था और रीमिंग उससे कहता है कि मास्टर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे वो लोग कैरेज से बाहर आते हैं और वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा कैसल है और वही कमेलिया पैलेस है और यहीं पर वो लोग रहते हैं जिन लोगों ने रेंडोन को उसके पीछे लगाया था जिससे वो उसकी ग्रोथ को यहाँ पर इंटरफेयर कर सके। और यही वो लोग हैं जिनने आखिर में उसे, उसकी माँ को और पूरे रोज पैलेस को तबाह कर दिया था। रीमिंग उससे कहता है क्या हम अंदर चलें? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। रीमिंग उसे आगे बताता है कि मैंने सुना है कि एक्सियन पर्सनली यहाँ पर आकर तुम्हें ग्रीट करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एंट्रेंस पे जरूर हमारा वेट कर रहा होगा। पर थियो सोचता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि आखिर एक्सियन ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि जब से रंगनाक एक इनविजिबल काफी ज्यादा एक्टिंग करने लगा है तो जरूर मेरी ट्रिक्स को देखने के लिए कि आखिर मैं किस तरीके से ये सब कर रहा हूँ वो जानने की कोशिश करेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर बिना किसी प्लान के आ गया हूँ। मैं तुम्हें इस चीज का एहसास कराऊंगा एक्सियन कि अगर तुम यहाँ पर किसी को ट्रिम करने की कोशिश कर रहे हो। पर तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और वो ऊपर से एक लाइट को आता हुआ देखकर कहता है कि ये तो वही ब्लू लाइट है जो कि क्वेस्ट से निकलती है। तो क्या कैमेलिया पैलेस के अंदर किसी तरीके का क्वेस्ट है? पर तभी जो रीमिंग होता है वो घबराते हुए थियो को आवाज देता है। ये सुनकर जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तभी वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। ये देखकर रीमिंग काफी ज्यादा हैरान था और वो उससे कहता है कि थियो, पर वो उससे कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ क्योंकि ये केवल आटा है। और रीमिंग गुस्से में ऊपर की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि आखिर तुमने ये क्या किया है? और थियो कहता है कि मैं बिल्कुल भी इसे डॉज नहीं कर पाता और मुझे हिट लग जाता अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर होता। मुझे ऐसा लगा था कि रीमिंग भी इस समय मिला हुआ है, पर इसको देख ऐसा नहीं लगता कि असल में कुछ ऐसा है, क्योंकि वो उसके स्टेटस को देख रहा था, क्योंकि वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। और थियो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है यानी यहाँ पर फ्लोर के साथ मेरा स्वागत हो रहा है और वो जो कि यहाँ पर सच में कुछ ऐसा कर सकता है वो केवल एक इंसान है। और एक्सियन बाहर आते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये तो केवल दोस्तों के बीच में एक ग्रीटिंग है, पर जिस तरीके से तुम्हारे कंसर्न लग रहे हैं ऐसा लगता है कि तुम मना कर रहे हो। पर रीमिंग उसमें चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रीटिंग आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो एक्सियन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो। पर एक्सियन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सच में इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो, ये तो बस दो भाइयों के बीच में ग्रीटिंग थी तो उसको इस तरीके से ही रखो। और थियो जो उसका स्टेटस होता है उसको पढ़ लेता है जिसमें वो केवल उसको एक टॉय की तरह देख रहा था जिससे वो खेलना चाहता है। इसके बारे में पढ़कर वो थोड़ा कंफ्यूज था पर फिर वो मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया करता है। एक्सियन ये सुनकर कंफ्यूज था और वो कहता है क्या शुक्रिया? थियो कहता है कि बिल्कुल, जिस तरीके से तुम मेरा स्वागत कर रहे हो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, मैं आज की पार्टी में काफी ज्यादा ध्यान दूंगा। ये सुनने के बाद एक्सियन काफी ज्यादा हैरान था और वो मुस्कुराते हुए कहता है तुम सच में काफी ज्यादा मजेदार हो गए हो जब से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। जिसके बाद वो बैंक्वेट के अंदर आ जाता है जहाँ पर सभी लोग उसी को ही देख रहे थे और वहाँ पर अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। पर वो लोग थियो के बारे में कह रहे थे कि आखिर एक्सियन यहाँ पर क्या सोच रहा है। इसके अलावा ये भी तो एक डायरेक्ट ब्लड लाइन ही है, पर फिर भी इनविजिबल को किल ड्रैगन सोसाइटी के अंदर इनवाइट करना, पर क्या तुमने पहले देखा नहीं था? वो इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि वो उसका एक टॉय हो। रीमिंग थियो से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे एक बार और माफ कर देना क्योंकि वो हमेशा इस तरीके से नहीं रहते। थियो उससे कहता है कि ये ठीक है, मैं सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो सोचता है तुम्हें जितना बोलना है तुम उतना बोल सकते हो, तुम अभी जितनी मेरे बारे में बकवास करना चाहो उतना कर सकते हो क्योंकि बाद में मैं इस मुंह को वापस तबाह कर दूंगा। पर मैं इसके अलावा उस लोकेशन को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लाइट जो ब्लू लाइट आ रही थी वो कौन सी डायरेक्शन से आ रही थी। मैं पूरे से श्योर हूँ कि जरूर वहाँ पे एक क्वेस्ट होगा, पर मैं नेचुरली वहाँ पर जाकर उस चीज को अप्रोच नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो ड्रिंक कर रहा था पर तभी एक्सियन वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे कहता है तो कैसा है, क्या तुम इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हो? थियो अपने आप को शांत रखते हुए कहता है कि मुझे वैसा करना होगा जैसा कि मैंने प्लान किया है, इसलिए वो उससे कहता है कि बिल्कुल, यहाँ पर इनवाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि ठीक है, पर जो पहले हुआ था प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ जरूर से ज्यादा ही कर दिया था। तो क्या तुम मेरी अपॉलॉजी को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और ये कहकर वो उसके गले लग जाता है। रीमिंग ये देख एक्सियन को चिल्लाता है तो वो उससे कहता है कि अपॉलॉजी क्यों? ये सुनकर जो रीमिंग था वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि मुझे तो बस याद है कि तुमने मुझे यहाँ पर ग्रीट किया था। एक्सियन ये सुनने के बाद काफी कंफ्यूज था और वो कहता है कि क्या? और वो हंसते हुए पीठ थपथपाते हुए उससे कहता है कि देखो तो हमारे थियो को, तुम तो काफी ज्यादा मजेदार हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में ऐसे हो सकते हो। तुम तो पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो उससे काफी ज्यादा बदल चुके हो, मैं तुम्हें पहले से और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। और ये सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो लोग थे वो देखकर एक इविल से स्माइल देना चालू करते हैं और कहते हैं जरा देखो तो जिस तरीके से यहाँ पर मुस्कुरा रहा है और एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके की एक्सियन की बिच है, एक नाजायज औलाद जिसके पास किसी तरीके की जड़ ना हो, वो किसी नोबल ब्लड लाइन के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो पूरी तरह से सच है, भले ये रंगनारी क्यों ना हो, पर जो पूरी डिफरेंट लेवल है वो पूरी तरह से अलग है। और ऐसी और भी कई सारी बातें होती जो कि वो लोग वहाँ पर थियो के बारे में उल्टी सीधी लगे हुए थे, पर जो थियो था वो ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। पर अब जो पानी था वो हद से ऊपर जा चुका था क्योंकि वो लोग यहाँ पर केवल थियो के अलावा जो रीमिंग था उसके बारे में बातें करना चालू कर देते और उससे कहते कि वो भी तो एक नाजायज है। पर तभी उसका एक
साथी था वो उससे कहता है कि बकवास करना बंद करो, क्या तुम भूल चुके हो कि ये एक फॉरबिडन टॉपिक था। और इसकी वजह से जो रीमिंग था वो पूरा शांत हो जाता है और उसे असल में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए थियो कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इसको थोड़े और लंबे समय तक सहूंगा, पर अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो एक्सियोन से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे जो नए दोस्त है उन लोगों को भी तो यहाँ पर ग्रीट करना चाहिए। इसलिए वो साइड में जाना चालू कर देता है, जो देखकर वो दोनों ही थोड़े से कंफ्यूज थे। जिसके बाद जो थियो होता है वो साइड में से एक बोतल को उठाता है और वो सामने खड़े हुए एक लड़के की तरफ चेयर करता है। ये देखकर वो उससे कहता है क्या मैंने यहाँ पर तुमसे कुछ गलत कह दिया। पर तभी थियो जो बोतल होती है उसको घुमाकर उसके चेहरे पर जोरदार से मार देता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और वो बोतल फूट जाती है और उसका चेहरा खून खुआन हो गया था। वो जमीन पर गिर गया था और सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो लड़का थियो से कहता है कि कमीने, आखिर तुम्हारी मेरे साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर तभी थियो उसके मुंह पर एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही उठ रहा था वो फिर से नीचे गिर जाता है। और वो उसे गाली देते हुए कहता है कि कमीने, मैंने बस तुम्हें यहाँ पर छोटी सी ग्रीटिंग करी है, कि ये इतना दर्द तो नहीं हो रहा। और ये देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान थे और कहते कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और जो उसकी जो परसेंटेज थी वो 41 पर आ चुकी थी और वो लोग कहते हैं कि ये सच में वही इनविजिबल है। और जो उसकी परसेंटेज है वो फिर से बढ़ने लगी थी। और रिंग भी काफी हैरान था और वो कहता है कि ये थियो नहीं है जो कि सच में कुछ ऐसा कुछ काम कर सकता है, रुको क्या ये उनने मेरे लिए किया है। जिसके बाद थियो आगे बढ़ता है और कहता है कि इसके साथ मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें और ज्यादा मेरी वेलकम ग्रीटिंग्स देनी चाहिए। और वो उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है और आगे कहता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें मेरी वेलकम ग्रीटिंग्स दे दी हैं। फिर वो उसके हाथ पर अपने पैर को रखता है और आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी गुड बाय ग्रीटिंग्स भी दे देनी चाहिए। और ये कहकर वो जैसे उसके हाथ को मोड़ना चालू करता है वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ। पर तभी क्रैक की आवाज आती है और जो उसके हाथ की हड्डियां होती हैं वो बीच में से टूट जाती हैं। ये देखने के बाद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी और यहाँ तक वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान थे। और जो उसकी परसेंटेज थी वो 58 पर पहुंच चुकी थी और वो लड़का यहाँ पर बेहोश हो गया था। और अब थियो उस लड़के को यहाँ पर छोड़ देता है, जिसके बाद बड़ी स्टाइल में खड़ा होते हुए उससे कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है जो कि मुझसे हेलो कहना चाहता है। और अब उसकी परसेंटेज 66 पर पहुंच गई थी। पर अचानक ही वहाँ पर 4 गार्ड्स होते हैं जो कि जंप करते हुए उसको घेर लेते हैं और फिर अपनी तलवारों को निकाल कर जल्दी से आकर थियो के गले पर रख देते हैं और उसे कहते हैं कि ये मास्टर को हर्ट करने के पाप में तुम्हें यहाँ पर सजा के तौर पर अपनी जान देनी होगी।